तो दोबारा से लिखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 है, 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बना था बेटा हमारे पास, CH3COOH है ना। अब इसकी रिएक्शन जो हो रही है किससे हो रही है बेटा, PCl5 के बारे में तो मैंने कल ही बता दिया था आपको, क्या बनेगा A। उसकी रिएक्शन किससे हो रही है, बेंजीन से हो रही है, और किससे हो रही है बेटा, एनहाइड्रस AlCl3। जैसे ये दोनों दिख गए तो समझ में आ गया कौन सी रिएक्शन होगी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी। कौन सी होगी भाई, बेंजीन और AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं, है ना, या तो अल्काइलेशन या असाइलेशन। अल्काइलेशन कब होती है, जब अल्काइल हैलाइड होता है, असाइलेशन या फिर जब एसिड हैलाइड होता है। तो यहाँ देखने क्या बन के आएगा, इसके बाद यहाँ क्या बनेगा, बी बनना है ना, बी। अब बी बनने के बाद क्या कराना है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि RMGX है ना, और RMGX के साथ साथ यहाँ पे आई है, यहाँ पे Br, और यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस भी है, H3O+। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, ईथर। क्या बनेगा, अब तो रिएक्शन बहुत आसान हो गई। आपको पता है बेटा, रिएक्शन में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। PCl5 के बारे में कल ही बताया था कि PCl5 क्या होती है, एक न्यूक्लियोफाइल होती है, जो कि हमें क्या देती है, Cl देती है। Cl कैसे देगी सर, यहाँ से OH हटा देंगे और Cl लगा देंगे, तो जो कंपाउंड यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा, CH3COCl, जो कि एसिटिल क्लोराइड है ना। अब इसकी रिएक्शन जो हो रही है किससे हो रही है बेटा, किससे हो रही है बेटा, बेंजीन से, है ना बेटा, और प्लस यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3। तो आपको बताओ रिएक्शन कौन सी होगी, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। कौन सी होगी बेटा, ये अल्काइलेशन होगी, असाइलेशन। उसमें क्या होता है सर, बेंजीन का एक जो हाइड्रोजन है ना, वो क्या करेगा, Cl के साथ क्या मिलाएगा, और ये ग्रुप यहाँ। दिस इज द क्लास रिवीजन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3। इन द पास्ट 2 लेक्चर्स हमने डिस्कशन किया था कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस का। बताया गया था कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सिलेक्टेड इक्वेशंस को 2 पेजों पर प्रिंट करके आपको दिया गया है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को, और वो क्वेश्चंस आपको बनाने थे। आपने 2 क्लासों में क्वेश्चन पूछे भी हैं, कल ही कराई शीट उसमें केवल, हाँ केवल कल ही शीट आपको कराई गई है। अब इसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज हैं, कल ओनली कल, तो आज जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स यहाँ पे बताए जाएंगे, एंड होप सो कि प्रोबेबली आज के बाद इसमें कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो डाउट क्लास है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर की। तो आप लोग मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आज आपको पूछना है। स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन 18 पूछा गया, सारे बच्चे 1 बाय 1 अपने क्वेरीज रखेंगे यहाँ पे। तो सारे स्टूडेंट पहले बेटा 18 वाला क्वेश्चन निकाल लो जरा शीट में। क्वेश्चन नंबर 18 निकाल लिया बेटा सभी ने, जल्दी से निकालो। क्वेश्चन नंबर 18 निकाल लिया बेटा, डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। 18 में कहा गया है एक कंपाउंड है बेटा, यहाँ पे जरा देखो जरा इस कंपाउंड को। कंपाउंड दिया है CH3 COCH2 COO C2H5, ये कंपाउंड दे रखा है। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन जो हमें करवानी है वो सोडियम इथॉक्साइड के 1 मोल के साथ करानी है। 1 मोल ऑफ सोडियम इथॉक्साइड लेके चलना है, तो कोई भी कंपाउंड बनेगा A, बट वी डोंट नो अबाउट दैट क्या बनेगा A। फिर उसकी रिएक्शन इथेनॉल से करानी है, तो वो कंपाउंड बनेगा B, कंपाउंड B बन के आएगा। फिर इसकी रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करानी है, एंड फॉलोड बाय H3PO4, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा करके H3PO4 से करानी है, तो कंपाउंड C बनेगा। क्या होगा, लेट्स सी। क्वेश्चन जेन्युइन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, पूछा है, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, तो क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ। अब शीट को छोड़ करके बेटा यहाँ बोर्ड पर ध्यान दो। फॉर्मूला आपको दे रखा है यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CO है ना, तो CO को कैसे लिखेंगे, C+O। उसके बाद यहाँ पे CH2 है, तो यहाँ CH2 लिखेंगे बेटा। उसके बाद यहाँ पे C और यहाँ पे OO C2H5, ये वाला बेटा आपको ग्रुप यहाँ पे दे रखा है, ठीक है बेटा। अब इसकी रिएक्शन जो हो रही है ना, वो सोडियम इथॉक्साइड से हो रही है, किससे हो रही है, ओके। तो हमने यहाँ पे लिया कि इसकी रिएक्शन जो हमें करवानी है वो सोडियम इथॉक्साइड से करवानी है, ठीक है। इसकी रिएक्शन बेटा हमें करवानी है वो सोडियम इथॉक्साइड से करवानी है। सोडियम इथॉक्साइड होता है C2H5ONA, इससे करवानी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंपाउंड मिलेगा, A करके कोई कंपाउंड मिलेगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन जो करवानी है किससे करवानी है, इथेनॉल से करवानी है। इथेनॉल है ना, C2H5OH, C2H5OH, तो कंपाउंड तो यहाँ B मिलेगा। और फिर B कंपाउंड की जो रिएक्शन जो करवानी है बेटा, वो करवानी है नंबर फर्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, यानी कि KOH से, एंड फॉलोड बाय H3PO4, इससे करवानी है। तो कंपाउंड यहाँ पे क्या मिलेगा, C, ठीक है बेटा। ये है क्वेश्चन। चलो
लिखना तो है नहीं बेटा, आपको सिर्फ समझना है, क्वेश्चन की बारी है 1 बाय 1। तो यहाँ पे क्या है कि इस क्वेश्चन में ना एक ऐसी चीज दे दी है जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। और क्वेश्चन बहुत इजी था, बट जाइए, क्वेश्चन बहुत इजी था, बट यहाँ पे क्या कर दिया है कि एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए दे दी है। बुलाओ जरा इनको, खड़े करो यहाँ पे। वहीं खड़े हो जाओ दोनों। चलो देखो जरा, इस क्वेश्चन में बेटा एक ऐसी चीज रखी है बहुत ही कंफ्यूजन करने के लिए। कंफ्यूजन का पार्ट था नहीं, लेकिन बच्चों को जानबूझ के यहाँ पे फंसाने की कोशिश की गई कि बच्चा फंसे यहाँ पे। तो था क्या, अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लासेस अगर आपको याद है, तो अगर मैंने कहीं पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट अगर पढ़ाए हैं, तो शायद मैंने आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ाया होगा। उसी के बारे में आज मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाया होगा डेफिनेटली, अगर आपने पढ़ाया तो से यस। एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, यहाँ पे बताया था कि अगर आप यहाँ पे C2H5OH लेते हो और यहाँ पे +Na लेते हो, तो सोडियम मेटल और एल्कोहल का जो मिक्सचर होता है बेटा, वो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। सोडियम मेटल और एल्कोहल का जो मिक्सचर होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इनका काम होता है हाइड्रोजन की सप्लाई करना। और कैसे करते हैं, जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है बेटा, तो दो कंपाउंड बनाता है। एक कंपाउंड तो बनाता है C2H5ONA, ये वाला कंपाउंड बनाता है, और दूसरा यहाँ बनाता है नीसेंट हाइड्रोजन, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए बस इतना कर दिया है कि पहले इसने ए दे दिया है और फिर उसने बी दे दिया है। यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड है, फिर यहाँ पे इथेनॉल है। लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए कि सोडियम इथॉक्साइड की अगर हम बात करेंगे, तो सोडियम इथॉक्साइड और एल्कोहल, ये कंपाउंड कहाँ से आते हैं भाई, जब सोडियम की मेटल किससे कराई जाती है, एल्कोहल से कराई जाती है। सोडियम मेटल की ट्रीटमेंट अगर एल्कोहल से करते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, मतलब बेसिकली ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा एक ही रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसने यहाँ पे बीच में ए बना करके बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। बिल्कुल कंफ्यूजन का पार्ट है, लेकिन यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, ये और ये क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट है। और वो भी अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहाँ देखो, जब भी मैंने इस तरह के कंपाउंड लिए होंगे तो यहाँ पे कितनी रिड्यूसिंग साइट्स हैं, मतलब जहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे दो रिड्यूसिंग साइट है, एक तो ये कार्बोनिल वाली है और एक ईस्टर वाली है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो मैंने कहा था कि जब इस तरह का कोई कंपाउंड होता है तो उसका 3 पार्ट में रिडक्शन होता है। एक रिड्यूसिंग साइट ये वाली है, कार्बोनिल ग्रुप, एक रिड्यूसिंग साइट ये वाली है, कार्बोनिल ग्रुप, और ये है हमारे पास एल्कोक्सी पार्ट है। तो इन सबका रिडक्शन यहाँ पे होगा। तो बस मैं ए और बी को एक साथ यहाँ मिक्सअप करूंगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो जरा। सबसे पहले हमने अपना कंपाउंड लिखा CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे होगा बेटा CH2, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OC2H5, ठीक है। ये कंपाउंड लेने के बाद अब मैं इन दोनों को मर्ज करके ऐसी वाली फॉर्म में लिखने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया, क्या लिखा, C2H5OH, यानी कि ये, और प्लस करके यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सोडियम मेटल। दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, C2H5ONA, और इथेनॉल तो वो था ही था। तो बस मैंने जो कंफ्यूजन था बस उसको बस हटा दिया, इतना काम किया। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, करेंगे रिडक्शन। अब देखो रिडक्शन कैसे कैसे होगा सर, जैसा कि अभी आपने बताया, इसका रिडक्शन अलग होगा, इसका रिडक्शन अलग होगा, और इसका रिडक्शन यहाँ पे अलग होगा। तीनों का ही रिडक्शन अलग अलग होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स डू, करते हैं बेटा। तो अगर हम यहाँ रिडक्शन करेंगे तो देखो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा। तो कंपाउंड यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ लिख देते हैं CH3, यहाँ पे क्या होगा CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे आ जाओ बच्चों, ये क्या है हमारे पास CH2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, CH2OH हो जाएगा। और इस वाले पार्ट को अलग से निकाल करते हैं, तो प्लस करके यहाँ पे हो जाएगा अपना C2H5OH, ये पोर्शन हो गया। उसके बाद वहां पे आगे चलते हैं, बी पार्ट, ये बी कंपाउंड कहलाएगा। ए और बी के डायरेक्टली ये कंपाउंड बी कहेंगे, या हो सकता है उसने लिखने में इस तरह की मिस्टेक की हो कि इन दोनों को एक साथ लिख करके ए और बी उसने अलग अलग लिखे हो, तो ये ए कंपाउंड हो गया, ये बी कंपाउंड हो गया, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है निमोनिक। ये वाला कंपाउंड बी है, मतलब फाइनल जो कंपाउंड है वो ये तो साइड कंपाउंड होता है, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में बनता है। ये यहाँ बना के नहीं दिखा, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसने तो अलग अलग पार्ट में कहा है, लेकिन डायरेक्टली यहीं पे कंपाउंड बनेगा। ये जो कंपाउंड है वो ये वाला है, ये तो उसने ए और बी लिखने में मिस्टेक की है। या हो सकता है कि यहाँ पे एक ही गिफ्ट आउट के ऊपर दोनों लिखने होने चाहिए, तो यहाँ बनेगा, तो मतलब ए और बी ऐसे बनवाए हो, मतलब प्लस करके होता, ए और प्लस बी करके होता, तो ए और बी को तो कंपाउंड ये वाले हो गए। दूसरा कंपाउंड हम यहाँ बात करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय
H3PO4। तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तो बेटा यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, जो कि हमें हाइड्रोक्सी न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करता है। अब हमारे कंपाउंड में तो ऑलरेडी हाइड्रोक्सी न्यूक्लियोफाइल है। अगर कोई क्लोराइड टाइप का कंपाउंड होता, साइनाइड होता, तो हम कुछ करते ही करते, लेकिन यहाँ पे इसका तो कोई अब रोल रहा नहीं। अब यहाँ पे रोल जो रहेगा वो इसका रहेगा। H3PO4 के बारे में अगर मैंने कभी सिखाया है तो शायद आपको बताया होगा, ये कौन सा कंपाउंड होता है, ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। शायद सभी को बताया होगा। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या होता है, पानी को बाहर निकालना। तो मॉलिक्यूल से पानी को बाहर निकालेंगे। सो लेट्स डू। तो हमने यहाँ पे क्या किया, H3PO4 यहाँ पे लिखेंगे, H3PO4। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट करो बेटा। तो एक काम करेंगे, जिस वाले कार्बन के पास OH है तो यहाँ से तो OH लेंगे, और इसकी जो अल्फा पोजीशन है यहाँ से क्या लेंगे, H। तो साइड कंपाउंड क्या रिलीज होगा, H2O। सेम चीज यहाँ करेंगे, इस वाले कार्बन से यहाँ क्या लेंगे, OH, और इसकी अल्फा पोजीशन से क्या लेंगे, H। तो एक बार H2O और निकलेगा। और यहाँ पे भी सेम होगा। अगर C2H5OH को अगर सही तरीके से लिखा जाए तो C2H5OH ऐसे लिखा जाता है, CH3CH2, और यहाँ पे क्या होगा, OH। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो सकती है, यहाँ से OH और अल्फा वाले से क्या निकलेगा, H। तो फाइनली यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल के आया 3 टाइम्स। तो कंपाउंड जो C होगा, देखो मैं इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहा। पता ही क्यों, क्योंकि ये तो मेरा साइड कंपाउंड है। अब साइड कंपाउंड को लेकर के साइड कंपाउंड को भी ध्यान नहीं देते कभी भी, साइड कंपाउंड में फोकस ही नहीं करना बिल्कुल। मेन कंपाउंड तो ये है, मतलब अगर मैं बी कंपाउंड देना चाहूंगा तो मेरा बी, जो बी कंपाउंड है वो ये है, ये वाला बी कंपाउंड है। तो अब यहाँ पे OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डाई एल्कीन बनेगी, यानी कि CH2, और डबल बॉन्ड यहाँ पे CH, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर ये CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आएगा, CH2। तो ये जो कंपाउंड होगा बेटा यहाँ पे C, ये बनेगा। तो वास्तव में फंसाने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चे हैं भाई, 12th के बच्चे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में तो टीचर ही बाहर निकाल पाते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट था, क्योंकि कंफ्यूजन शुरू में ही दिख गया, मुझे लिखते ही दिख गया कि हाँ भाई ये बच्चों को बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि इसने 2 पार्ट में अलग अलग करके दिखा दिया, जबकि वो था एक ही पार्ट। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता तो फिर कैसे लिखता, मैं ऐसे लिखता, एक कंपाउंड ये ले लेता, फिर गिब्स आउट का साइन लगाता, उसके बाद C2H5ONA ऑब्लिक करके स्लैश करके C2H5O लिखता, उसके बाद बनाता A+B बनाता, यानी कि ये A बन जाता और ये B बन जाता। और फिर गिब्स आउट के ऊपर KOH की वैसे कोई आवश्यकता थी नहीं वहाँ पे, H3O4 बस केवल डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना है, और ले करके बस क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन, और कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन C बन जाती है। तो ये क्वेश्चन था, तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन बताओ, 18 के बाद, 18 के ऊपर या नीचे कोई भी क्वेश्चन बताओ जरा। हाँ बेटा, 20, क्वेश्चन नंबर 20 निकालो सर स्टूडेंट्स, 20 देखिए बेटा। ओके, 19 का थर्ड, ठीक है। 19 का थर्ड भी देखो बेटा, 19 का थर्ड, ये क्वेश्चन दे रखा है। इस कंपाउंड में क्या करना है वही देखेंगे, वहां तक बीच में यहाँ पे स्पेस है, तो क्या क्या कंपाउंड बनते जाएंगे वही बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है। सो लेट बिगिन। ये भी लगभग अभी जैसा कंपाउंड है, सेम अभी जैसा ही है ना, है कि नहीं, जरा देखो जरा। तो देखो जरा क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे CH3CO CH2 COO ET। ET का मतलब क्या होता है, इथाइल ग्रुप होता है। C2H5 है, इसकी रिएक्शन किससे करनी है, सोडियम इथॉक्साइड से। ET का मतलब इथाइल ONA, सोडियम इथॉक्साइड से करेंगे तो कुछ मान लेंगे, क्या मान लेंगे, A मान लेते हैं। फिर A बनेगा, यहाँ पे जो भी बनेगा मुझे नहीं पता क्या बनेगा, A बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन कर रहे हैं Cl और CH2 COOMe, ये कंपाउंड है, इससे करेंगे। इससे करने के बाद कुछ भी यहाँ बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा। फिर क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड KOH से रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, लगभग अभी जैसी इक्वेशन है, तो इसको फॉलो करते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, और 19 का थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में कहा था CH3 COO, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे COO, और यहाँ पे क्या होगा, OC2H5, ये है ना रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी रिएक्शन किससे कराई है, किससे कराई है बताओ, सोडियम इथॉक्साइड से C2H5ONA, ये करवाइए, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक रिएक्शन और भी पॉसिबल है, अगर आपने पढ़ी वो रिएक्शन, वो मैं आपको याद करवा रहा हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको 2-3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट करवाई थी। एक करवाई थी एल्डोल रिएक्शन करवाई थी, कैनिजारो करवाई थी, और कैनिजारो के बाद करवाई थी क्लेजन करवाई थी, क्लेजन कंडेंसेशन, और क्लेजन कंडेंसेशन के बाद एक बेंजोइन कंडेंसेशन भी करवाई थी। तो मुझे ये बताओ कि जो क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है वो किस तरह के कंपाउंड के लिए होती है, कौन देता है उस रिएक्शन को, ईस्टर्स देते हैं। और ईस्टर्स जब रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या बनाते हैं, बीटा कीटो ईस्टर बनाते हैं। और ये वाला कंपाउंड क्या है, खुद में ही बीटा कीटो ईस्टर है ना, ये बीटा कीटो ईस्टर है कि नहीं है। इसको छुपाओगे तो ईस्टर ग्रुप ये रहा,
ईस्टर के रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है या बीटा पोजीशन है, तो मतलब ये क्या है, बीटा कीटो ईस्टर है, बीटा कीटो ईस्टर है, ठीक है, ओके। तो अब देखो जरा आगे, इसके बाद यहाँ कुछ कंपाउंड बनना था, क्या बनना है यहाँ पे, ए बनना है, कुछ भी मान लेंगे, ए मान लो। अब इसके बाद रिएक्शन जो हुई है किसके साथ हुई है, Cl है यहाँ पे, CH2, उसके बाद COO, Me का मतलब मिथाइल, इससे करानी रिएक्शन। उसके बाद क्या है, D मिलेगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन जो हो रही है कैसे हो रही है, कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो अभी क्या होने वाला है, सी कंपाउंड बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, लेट बिगिन। देखो दो पॉसिबिलिटीज आपको बताई थी अभी। तो क्लेजन सिमेट तो यहाँ पे इसलिए नहीं होगी, सॉरी क्लेजन कंडेंसेशन तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंपाउंड बीटा कीटो ईस्टर नहीं है, बीटा कीटो ईस्टर नहीं है। बीटा कीटो ईस्टर होता, सॉरी बीटा कीटो ईस्टर तो बन के आता है, किससे बनता है, क्लेजन से। एक बार मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, सभी जानते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन एक रिएक्शन थी, और वो क्या है जरा समझते हैं। सर ने कहा था कि क्लेजन कंडेंसेशन कौन देता है, तो ये बताया गया था ये रिएक्शन जो ना ईस्टर्स देते हैं, ईस्टर्स, है ना, कौन देता है ये। अब मैंने कोई सबसे जाना पहचाना ईस्टर ले लिया, सबसे जाना पहचाना ईस्टर कौन सा है, इथाइल एसीटेट है ना, इथाइल एसीटेट। तो मैंने यहाँ पे इथाइल एसीटेट ले लिया। फिर ये कहा था सर ने कि अगर इथाइल एसीटेट की रिएक्शन करवाई जाए, किससे करवाई जाए, बेस से करवाई जाए, किससे करवाई जाए, स्ट्रॉन्ग बेस से करवाई जाए। अब ये भी कहा था कि इथाइल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल्स वहां पे लिए जाते हैं, लेकिन कंडीशन थी कि ईस्टर के पास अल्फा एच होना बहुत जरूरी है, ये भी कहा था क्लेजन में। तो क्या हमारे ईस्टर के पास अल्फा एच है कि नहीं बेटा, कहाँ है अल्फा, ढूंढते जरा। इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है बेटा, अल्फा एच, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से। तो हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, जैसे कि C2H5O नेगेटिव, ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। अब देखो मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ कि C2H5ON कोई कंपाउंड थोड़ी ना जो लैब में होता है, लैब में ये होता ही नहीं है। ये सारी चीजें क्रिएट होती हैं, पता है कैसे होती हैं, देखो जरा। लैब में पता है क्या होगा, लैब में होगा आपका इथेनॉल होगा, ध्यान से समझो बेटा तभी चीजें समझ में आएगी। लैब में जो होता है ना बेटा, वो ये होता है, इथेनॉल होता है, C2H5OH होता है ना। अब इसकी रिएक्शन जो करवाई जाती है वो सोडियम मेटल से करवाई जाती है। तो सोडियम मेटल क्या करता है, इसे इथेनॉल को सोडियम इथॉक्साइड में चेंज कर देता है। अब सोडियम इथॉक्साइड में जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव होगा और क्या होगा, C2H5O नेगेटिव होगा। तो मतलब जो C2H5O नेगेटिव लिखा हुआ है, इसकी जो कंप्लीट फॉर्म होगी दैट इज अ C2H5ONA, ऐसे लिख दो, या फिर ये लिख दो C2H5OH प्लस Na लिख दो। तो बात एक ही है, C2H5OH प्लस Na लिख दो, या फिर C2H5ONA लिख दो, या फिर C2H5O नेगेटिव लिख दो। मतलब ये बेसिकली लैब में होता नहीं है। ये कहाँ से आया वो चीज वहां दिखा, जैसे कि कल एक निमोनिक पढ़ाया था कि P+I2 लिखो, या फिर Pi3 लिखो, या Pi5 लिखो। तो अगर Pi3 की बात हो रही है तो Pi3 कुछ होता ही नहीं है, वो तो लैब में बनाया जाता है। आयोडीन का सॉल्यूशन लेकर के उसमें फास्फोरस के बाइट्स डाल देते हैं और Pi3 Pi5 बन जाता है। तो वही वैसे ही यहाँ पे कि C2H5O नेगेटिव की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो सर ने ये बोला था, यहाँ पे ये कहा गया था जब ये रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ये जो अल्फा एच आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये अल्फा एच किसको अप्रोच करता है, जरा बताओ। अल्फा एच किसको मिलता है, अल्फा एच मिलता है यहाँ पे जो भी एल्कोक्सी ग्रुप होता है उसको मिलता है। किसको मिलता है, एल्कोक्सी को मिलता है। ये एल्कोल नहीं तो वहां जाएगा, कार्बोनिल के पास जाएगा। तो जब ये एच इसको मिल जाता है तो साइड कंपाउंड जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, C2H5OH, ये बन जाता है। और बचा हुआ ग्रुप यहाँ जुड़ जाता है आकर के। तो बचा हुआ ग्रुप यहाँ जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, देखो जरा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट क्या है जरा बताओ, CH2 और यहाँ पे C डबल O और यहाँ पे C2H5। अब देखो ये वाला ग्रुप जो ईस्टर है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा के रेस्पेक्ट में कौन सा कीटो है, इसीलिए इसे कहते हैं अल्फा नहीं बीटा। बीटा पे कौन है, ये अल्फा है, और ये वाला कार्बन कौन सा, बीटा है। तो बीटा पे कौन सा ग्रुप है, और बेसिकली कौन सा कंपाउंड है, ईस्टर। तो बीटा कीटो ईस्टर जो मिलते हैं वो क्लेजन कंडेंसेशन से मिलते हैं। तो अगर इस रिएक्शन की बात करेंगे तो ये तो सर खुद ही बीटा कीटो ईस्टर है, ये तो खुद ही बीटा कीटो ईस्टर है, ठीक है। तो मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये सर एक बीटा कीटो ईस्टर है, बीटा कीटो ईस्टर, ठीक है, बीटा कीटो ईस्टर। अब मैंने इसको देखा, ठीक है, तो ये क्या है, C2H5ONA। अभी बताया था, जस्ट अभी बताया था, या तो C2H5ONA लिखाओ, या फिर क्या लिखाओ, OH नेगेटिव लिखाओ, OH नेगेटिव O नेगेटिव, या फिर लिखाओ C2H5OH प्लस Na लिखाओ। तो बेसिकली अगर मैं इसे स्ट्रॉन्ग बेस मानूं अगर इसे, तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या यहाँ पे क्लेजन रिएक्शन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, बस उतना बता दो।
क्लेजन रिएक्शन यहाँ पे होगी, क्लेजन कंडेंसेशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, बताओ। क्लेजन कंडेंसेशन होगा या फिर नहीं होगा? नहीं होगा। क्लेजन कंडेंसेशन कौन देता था? बीटा कीटो सॉरी ईस्टर्स देते थे जिनके पास अल्फा एच होता था। तो क्या ये कंपाउंड ईस्टर है कि नहीं है? ईस्टर है। क्या इसके पास अल्फा एच है कि नहीं है? अल्फा एच कहां पे है, बस इतना और बता दो। अल्फा एच कहां है इस पूरे मॉलिक्यूल में? अल्फा कार्बन सीओ के रेस्पेक्ट में देखोगे कि ईस्टर ग्रुप की रेस्पेक्ट में देखोगे? ऑब्वियस। तो अब एक काम करेंगे, चेक कर लेते हैं कि इसमें अल्फा एच है कि नहीं है। तो यहाँ पे ईस्टर वाला ग्रुप है बेटा, ये रहा, ये तो ठीक है ना। ईस्टर ग्रुप जो है बेटा ये रहा, ईस्टर ग्रुप हो गया। इसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा है? अल्फा कार्बन है, ठीक है। अल्फा है कि नहीं है? ठीक है सर। तो अगर यहाँ पे अल्फा कार्बन है तो क्या यहाँ पे एक लेजन दे सकता है कि नहीं दे सकता है? और सेम चीज को यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे अभी इसके बाद भी आएंगे क्योंकि यहाँ पे भी C2H दिख रहा है, तो वो भी यहाँ करेंगे भी। वो तो एक निमोनिक मान ही लिया है हमने, लेकिन ये भी करके देखेंगे। तो पहले एक चीज और करके देखो, यहाँ पे बीटा कीटो ईस्टर है, तो आप क्लेजन यहाँ करके देखो। क्लेजन के लिए वही मॉलिक्यूल 2 बार लिया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ करके दिखाया, 2 बार लेते हैं। तो 2 बार लिखो जरा इसी मॉलिक्यूल को, 2 बार मैंने लिखा, एक बार और लिखें, एक बार तो लिखा ही हुआ है, एक बार और लिख लो। CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे C और यहाँ पे डबल O और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा OC2H5। मैं इसे स्ट्रॉन्ग बेस मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या होता है? मैंने कहा था कि अल्फा एच जो होता है वो किसके पास जाता है? अल्फा एच किसके पास जाता है? जो भी एल्कोक्सी पार्ट होता है उसके पास जाता है। तो एक काम कर लेते हैं, इस वाले कंपाउंड में ये वाला अल्फा एच है, तो अल्फा एच को कहां भेजते हैं जरा बताओ? जो भी एल्कोक्सी पार्ट होगा। एल्कोक्सी पार्ट क्या है? एल्कोक्सी पार्ट यहाँ गलत दिखा दिया, एल्कोक्सी पार्ट ये वाला है ना, यही तो है एल्कोक्सी पार्ट, ये है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो अल्फा एच जो बेटा आपको दिख रहा है, इस अल्फा एच को किसको दे देंगे? इसको दे देंगे, एल्कोक्सी पार्ट को, ठीक है ना। ये जो अल्फा एच जो दिख रहा है बेटा, इसे देंगे इस एल्कोक्सी पार्ट को। तो एच इसको दे दो बेटा। तो अगर एच इसको दे दोगे तो साइड कंपाउंड क्या निकलने वाला बताओ जरा? C2H5OH। अब लिखो जरा क्या है, पहले ये जो पार्ट बचा पहले ये लिख के आओ। यहां से क्या बचा इसको ध्यान से देखें जरा। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 आ जाएगा और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ तक। अब यहाँ से रिमेनिंग पार्ट लिखो जरा। रिमेनिंग पार्ट क्या है? यहाँ पे यहाँ से ऐड करेंगे ना अल्फा एच से, तो यहाँ पे CH बचा। CH के पास क्या है? एक तो ये वाला पार्ट है, CH के पास है C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। और कौन सा पार्ट है? और उसके पास है ये वाला, क्या है हमारे पास? C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OC2H5। तो ये कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे ये कंपाउंड अभी बीटा कीटो ईस्टर है कि नहीं है? चेक कर लो जरा। बीटा कीटो ईस्टर। वैसे आपको कुछ क्वेरीज भी रही होंगी और आज वही क्वेरी, और हमें लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है या इसमें कुछ अलग ट्रेंडिंग हो रही है, तो उसे हम भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले आपकी क्वेरी देख लेते हैं। कल आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 मैंने करवाया था, 8 करवाया था। 8 के बाद या 8 से पहले कोई भी क्वेश्चन बताओ, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा, 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, सारे बच्चे देखेंगे बेटा। एक कंपाउंड दे रखा है ना। अभी यहाँ देखो जरा, जब क्वेश्चन नंबर देखने के लिए शीट देखनी है, बाकी क्वेश्चन नंबर जब आ जाए तो बोर्ड देखना है। अभी बोर्ड देखो जरा, अभी शीट को अवॉइड करो, बोर्ड देखो, ठीक है। अभी केवल बोर्ड देखेंगे, शीट को अवॉइड करेंगे। देख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? तो देखो जरा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि कंप्लीट द मिसिंग लिंक्स। यहाँ पे जो मिसिंग लिंक है ना XYZ, ये आपको कंप्लीट करने हैं। उसके लिए कंपाउंड दे रखा है CH3 CH Br और CH3। इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से की गई है, ठीक है। उसके बाद क्या बन के आएगा बेटा? X। फिर HBr से रिएक्शन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। क्या बनेगा? Y। Y की रिएक्शन सोडियम मिथॉक्साइड से करेंगे, तो क्या बनेगा? Z। तो अब आपको XYZ पहचानने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर लिखा गया 7। सारे बच्चे ध्यान दीजिए बेटा। सबसे पहले यहाँ पे CH3 था बेटा, उसके बाद क्या था? CH, और CH के साथ क्या था? Br। समीर, उसके बाद यहाँ पे Br है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? CH3। इसकी रिएक्शन जो हो रही है बेटा, वो हो रही है आपकी एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है। तो यहां आपने लिखा KOH, और KOH कौन सा वाला है बेटा? एल्कोहलिक वाला। तो क्या बन के आएगा? X। X की रिएक्शन जब कराई जाएगी वो HBr से करेंगे, और यहाँ पे प्रेजेंस जो रहेगी वो कौन सी रहेगी बेटा? पेरोक्साइड। तो क्या बन के आएगा? Y।
वाई की रिएक्शन जो करवानी है सोडियम मिथॉक्साइड से करवानी है, सोडियम मिथॉक्साइड, तो क्या बनेगा बच्चों, जेड। ठीक है, तो देखो कितने आसान है ये कन्वर्जन, बहुत ही आसान है। सो लेट बिगिन, शुरुआत करते हैं बेटा सबसे पहले इस कंपाउंड से। इस कंपाउंड की बात करेंगे तो इसकी रिएक्शन इससे करवानी है, एल्कोहलिक क्यूएच से। और एल्कोहलिक क्यूएच के बारे में जानते हैं कि एल्कोहलिक क्यूएच जो है वो क्या है, किस तरह का रीजेंट है बेटा, ये वाला एलिमिनेटिंग। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे ये एक एलिमिनेटिंग रीजेंट है ये वाला, है ना। ये क्या है जरा बताओ बेटा। और एलिमिनेटिंग रीजेंट का काम क्या होता है, एलिमिनेशन करना। क्या करना होता है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है निखिल। हाँ, एलिमिनेट का मतलब हिंदी में क्या है, हटाना, रिमूव करना, है ना। रिमूव करने के लिए आपको रूल्स बताए गए थे। कौन रिमूव कहाँ से होता है, अल्फा कार्बन से क्या हटता है, हेलोजन। और बीटा से क्या हटता है, अल्फा और बीटा कहाँ पे होते हैं, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो क्या होता है, अल्फा। ठीक है, और उसके बराबर वाला क्या होता है, तो अल्फा से कौन हटने वाला है और बीटा से कौन हटेगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इधर से बी आर, इधर से एच, फाइनली जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा, एच बी आर। एलिमिनेशन जब भी होता है तो क्या आ जाता है, अनसैचुरेशन। क्या आ जाता है, और अनसैचुरेशन कहाँ पे आएगी, अल्फा और बीटा के बीच में। तो हमने यहाँ पे जो पहला कंपाउंड बनाया, यानी कि जो एक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है बेटा, CH3। और ये कौन सा कार्बन है, अल्फा। अल्फा और बीटा के बीच में क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन थे, एक तो निकल ही गया, क्या बचेगा, 2 हाइड्रोजन। तो जो एक्स कंपाउंड बनेगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि इसकी रिएक्शन जो हो रही है वो किसके साथ हो रही है, HBr के साथ। और किसकी प्रेजेंस में हो रही है, इतने टाइम से हम ये जानते हैं कि अगर कोई एल्कीन सिस्टम दिया जाता है, एल्कीन सिस्टम डबल बॉन्ड वाला, या फिर एल्काइन सिस्टम ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो चाहे तो कोई एल्कीन हो और चाहे कोई एल्काइन हो, वो हमेशा कौन सी रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शंस। अब एडिशन किसका करना है वो सामने से देख लो, एडिशन किसका करना है, HBr का। तो HBr का एडिशन करना है परोक्साइड की प्रेजेंस में। परोक्साइड क्या कहता है, देखो अगर परोक्साइड नहीं होता तो मार्कोनिकॉफ रूल लगता, और परोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है जिसे आप ऐड करने जा रहे हो उसका नेगेटिव पार्ट उस हाइड्रोजन से, सॉरी उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो आपको पता है कि HBr में ये नेगेटिव पार्ट है और हाइड्रोजन कैसा है बेटा हमारे पास, पॉजिटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जुड़ना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। ये तो आप जानते ही होंगे कि ऐड कहाँ करना होता है, जहां पे भी अनसैचुरेशन होती है सिर्फ वहीं ऐड करना होता है। HBr को यहाँ ऐड करना है, डबल बॉन्ड में से एक वन हटाओ, एक कार्बन को Br देना है, एक को H देना है। किसको Br देना है, किसको H देना है, ये हम जानते हैं। अगर मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा होता तो Br इस वाले कार्बन के पास आता, और परोक्साइड है तो मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा तो Br इस वाले कार्बन के पास आएगा। इससे तो हमें कोई मतलब ये होता ही नहीं है, चाहे चेन कैसी भी हो। तो अब जो हमारे पास Br आना चाहिए वो किसके साथ आना चाहिए बेटा, CH2 के साथ। तो अब जो कंपाउंड Y बनेगा, Y कंपाउंड क्या होना चाहिए जरा बताओ, CH3, H तो इसको मिलेगा ना, तो ये CH2 हो जाएगा, और Br इसको मिलेगा तो CH2Br, ये हो गया। तो Y कंपाउंड आ गया। इसके बाद इसकी रिएक्शन जो हो रही है बेटा वो किससे हो रही है, सोडियम मिथॉक्साइड से। किससे हो रही है बेटा, अब सोडियम मिथॉक्साइड के बारे में भी आप जानते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बेसिकली अगर आप इस कंपाउंड की बात करोगे तो ये जो कंपाउंड है वो किस तरह का कंपाउंड है, हेलो एल्केन। किस तरह कंपाउंड है बेटा, और ये जो कंपाउंड यहां दे रखा है ये किस तरह कंपाउंड है, ये है सोडियम एल्कोक्साइड, है ना बेटा। किस तरह कंपाउंड है ये बेटा ये, और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से होती है तो WSR होती है। WSR यानी कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि जो सोडियम मेटल है ना ये वाली, वो X के साथ कंपाइल करती है। तो सोडियम मेटल और X साइड कंपाउंड क्या रिलीज करेंगे, NaX। NaX ही तो ये वाला है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी ये वाला जो पोर्शन होगा वो कार्बन की चेन के साथ जुड़ जाएगा। तो पहले तो कार्बन की चेन लिख लो जरा। कार्बन की चेन है बेटा हमारे पास CH3, CH2 और CH2, और यहाँ पे कौन सा पार्ट है, OCH3। तो पहले तो यहाँ पे O लिखो और सिंगल बॉन्ड लगा के क्या लिख दो, CH3। ये जो कंपाउंड जो बन के आया कौन सा कंपाउंड होगा, Z। तो ये जो कंपाउंड बना है ये कौन सा कंपाउंड है, Z। तो Z क्या है, एक ईथर है, इसका नाम क्या होना चाहिए, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है ना। पहले हमने जो भी हेलो एल्केन दे रखा था उसका एल्कोहलिक क्यूएच के द्वारा क्या किया, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से क्या बन गया है, एल्कीन। एल्कीन का HBr के साथ क्या किया, एडिशन। एडिशन करने के बाद फिर हमने विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन करी।
तो बड़ा ही सिंपल सा रूल है यहाँ पे, यहाँ पहले एलिमिनेशन और HBr का फिर क्या किया, एडिशन। पहले एलिमिनेशन, उसके बाद और उसके बाद WSR। तो 3 स्टेप में ये रिएक्शन पूरी हो गई। और जब आप लोगों में से ही कोई बच्चा एक शाइनिंग स्टार बन जाता है, यानी कि जब उसे सारी बातें समझना आ जाती हैं, तो वो अपने फ्रेंड को भी इसी तरह से रिफ्लेक्ट करता है। जब उसके फ्रेंड को, क्लासमेट को जब चीजें नहीं आती, वो कहता है देख यार तेरे को ये बनाना नहीं आता, देख एक काम कर, ये एलो एल्केन है तो क्यों ऐसे है, पहले तू एलिमिनेशन कर, एलिमिनेशन के बाद HBr आ गया, फिर एडिशन कर और फिर WSR कर, XYZ अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको बहुत ही ज्यादा फेमिलियर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बच्चे को, अगर जैसे मान लो कि 12th का बच्चा है, तो कम से कम उसे इस तरह के 500 क्वेश्चंस बनाने चाहिए, तब जाकर के उसे वो परफेक्ट हो पाता है। 500। ये जो शीट दे रखी है, ये तो केवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस वही दे रखे हैं। आप कोई भी सैंपल पेपर खरीदिए, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है उसमें, और वहां पे कन्वर्जन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 वाला हो गया बेटा। अगला बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछोगे? 7 के बाद और कोई क्वेश्चन हो गया आपका? 10 वाला। बच्चे ने 10 पूछा है। 10 देखो बेटा, 10 वाला वास्तव में बताने के योग्य है। देखो जरा, सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, लुक एट हियर, देखें बेटा। चलो, एक कंपाउंड है C3H7I, लुक एट हियर ओनली। निखिल कोई बाहर है तो बुला लो जरा उसे, नहीं है आप वहां से हटो जरा, इधर जाओ, उनके पास जाओ। हाँ, नहीं वहां नहीं, थोड़ा आ गया, वो बाहर दिख रहा है ना कुछ। क्लास रिकॉर्डिंग खराब होती है, इससे जल्दी बैठा करो बेटा, सारे से बात करो। रिकॉर्डिंग बहुत और लगती है जब देखता हूँ तो मैं, नाम लेके बोलना पड़ता है। चलो अब बोर्ड देखो जरा, आइडेंटिफाई जेड। आपको जेड पता करना है। क्या पता करना है बेटा? जेड। तो जेड पता करना है, तो उसके लिए कंपाउंड दे रखा है C3H7I, एक कंपाउंड है C3H7I। इसकी रिएक्शन किससे करानी है? KOH से, एल्कोहलिक से। फिर से वही आ गया। हाँ, कितनी बार एल्कोहलिक KOH आ रखा है, तो अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का रूल, अल्फा से हटेगा हेलोजन, बीटा से हटेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बनेगा? X, पता नहीं क्या बनेगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन हम कराएंगे, किससे कराएंगे? NBS से कराएंगे। NBS और प्रेजेंस किसकी रहेगी? HNu की, यानी कि सनलाइट है, और हीट करेंगे तो क्या बनेगा? Y। Y की रिएक्शन किससे करेंगे? एल्कोहलिक KCN से, तो क्या बनेगा? Z। तो इन्हें बताना है कि भाई ये क्या होगा। हालांकि ये कन्वर्जन थोड़ा ठीक ठाक है, जिसको बताने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अभी तक इसमें नई चीजें मिली हैं, तो अब तक बहुत ईजी थी, ये थोड़ा सा सही है। तो क्वेश्चन था बेटा हमारे पास C3H7I, है ना बेटा? C3H7I, और C3H7I की जो रिएक्शन जो हो रही है, वो हो रही है बेटा KOH एल्कोहलिक, है ना बेटा? यही है ना? तो हमें क्या मिल के आएगा? X। उसके बाद इसकी रिएक्शन जो हो रही है बेटा, वो हो रही है NBS से। तो यहाँ पे NBS है और HNu है, और क्या है? डेल्टा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? Y। इसके बाद रिएक्शन जो हो रही है बेटा, वो KCN से हो रही है, और KCN से जो रिएक्शन हो रही है वो किस सॉल्वेंट के अंदर हो रही है? एल्कोहलिक मीडियम में। तो क्या बनेगा बेटा? Z। अब देखो बेटा सारे स्टूडेंट्स, देखो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ पे समझाना है कि ये KOH क्या होता है। तो सभी जानते हैं कि KOH एक एलिमिनेटिंग रीजेंट है, ये तो सभी जानते होंगे ना। ये बेटा एक आपका एलिमिनेटिंग रीजेंट है, ठीक है सर, इसे तो हम समझ गए, बहुत बार हमने यूज कर लिया। NBS क्या है? NBS के बारे में आपको समझना पड़ेगा। NBS, इसका एक अलग से मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, फिर उस चीज को यहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है। NBS का मतलब क्या होता है, देखो प्यारे बच्चों, अगर हम NBS की बात करते हैं, NBS, तो NBS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, ये एक रीजेंट है, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। एन का मतलब होता है नॉर्मल, ब्रोमो सक्सीनामाइड, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड एक रीजेंट होता है। अब ये जो एन ब्रोमो सक्सीनामाइड है, इसका काम क्या है, ये ऐसा क्या काम करता है जो कि इसे यूज किया जाता है? तो सर का कहना था कि एन ब्रोमो सक्सीनामाइड ना बेटा, वो एक ब्रोमीनेटिंग एजेंट है बेटा, ब्रोमीनेटिंग एजेंट। ब्रोमीनेटिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? जो ब्रोमीन देगा। क्या देगा? एन ब्रोमो सक्सीनामाइड एक ब्रोमीनेटिंग एजेंट है जो कि ब्रोमीन देने का काम करता है, ब्रोमीन यानी कि Br, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये ब्रोमिनेटिंग एजेंट जब देता तो है, लेकिन कहाँ देता है वो समझो जरा, मेन चीज तो वही है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, मैंने यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग इस तरह से बना ली, साइक्लिक रिंग बना ली 6 कार्बन की, और उसमें किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड दिख गया सर, डबल बॉन्ड यहाँ पे
और यहाँ पे इस वाले कार्बन के बीच में है, ठीक है। और डबल बॉन्ड क्या है सर? डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप ही तो है, चाहे डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, ये भी तो फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है, और इधर से आओगे तो ये भी अल्फा पोजीशन है, ठीक है, दो अल्फा पोजीशन हो गई। तो एनबीएस की स्पेशलिटी क्या है? एनबीएस की स्पेशलिटी क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि मैं इसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाता, ब्रोमीन के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता, जैसे कि मान लो Br2 ले लिया ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन लेने के साथ साथ मुझे यहाँ पे कोई ना कोई सॉल्वेंट चाहिए होगा, जैसे मैंने ब्रोमीन के साथ यहाँ पे CCl4 ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया। तो अब ब्रोमीन क्या होगा? ब्रोमीन का हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, यानी कि Br सिंगल बॉन्ड Br, तो यहाँ से एक Br पॉजिटिव निकलेगा और एक Br नेगेटिव निकलेगा, और ये दोनों Br जहां पे भी अनसैचुरेशन है वहां पे आ जाएंगे, यानी कि एक Br इस वाली पोजीशन पे और एक Br इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब जो कंपाउंड आगे मिलना चाहिए, वो कंपाउंड जो मिलेगा वो ऐसा होगा, ये 6 कार्बन की साइक्लिक चेन, पाई बॉन्ड हट जाएगा, एक Br यहाँ पे आ जाएगा और एक Br यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये तो रहा कि मैंने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई। अगर जैसे आप लोग सोचते हैं सर ब्रोमिनेशन ही तो करवाना है, तो एनबीएस का नाम तो सर याद आ नहीं रहा, वो एनबीएस करता ही क्या था? तो ब्रोमिनेशन करवाना है, मतलब मैंने ब्रोमीन से रिएक्शन करवा देता हूँ, तो क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप केवल ब्रोमिनेशन करवाते हो तो इस तरह से रिएक्शन होगी। लेकिन अगर आप एनबीएस के साथ ये ट्रीटमेंट करते, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले वही 6 कार्बन की साइक्लिक चेन, सभी को पता है कि इस चेन में इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यानी कि फंक्शनल ग्रुप, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये वाला अल्फा कार्बन। अब अगर इसकी रिएक्शन एनबीएस से कराई जाए, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, लेकिन जब भी एनबीएस आता है ध्यान रखें कि सनलाइट की प्रेजेंस रहती है और डेल्टा रहता है, मतलब ये तीनों का पेयर चलेगा, तीनों का पेयर। एनबीएस आएगा तो उसे सनलाइट चाहिए ही चाहिए, कहीं अगर किसी बुक में किसी क्वेश्चन में नहीं लिखी तो आप मान के चलो कि उधर है, और डेल्टा भी चाहिए। तो इसकी जो स्पेशलिटी है, विशेषता क्या है? विशेषता ये है, सर ने सिखाया था कि एनबीएस क्या है। एनबीएस क्या है बताओ बेटा? एक ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। ब्रोमिनेटिंग एजेंट का मतलब है ब्रोमीन देने वाला, है ना? क्या है? ब्रोमीन देने वाला। तो अगर वो ब्रोमीन देने वाला है तो ब्रोमीन ही देगा, बट वो ब्रोमीन देगा तो ब्रोमीन इस लाइक कंपाउंड में किधर जाएगी? जैसे कि इस बीआर के बारे में बताया कि वो अनसैचुरेशन जहां थी वहां जाकर के ब्रोमीन को कैप्चर कर लिया गया। बट एनबीएस की स्पेशलिटी ये है कि ये जो ब्रोमीन देती है वो अल्फा कार्बन पे देती है बेटा, इसकी स्पेशलिटी ये है, ये इसलिए स्पेशली यूज की जाती है। तो यहाँ पे जो ब्रोमिनेशन होगा वो ध्यान रखो कि अल्फा ब्रोमिनेशन होगा, तो मैं यहाँ पे अल्फा और लगा देता हूँ, यानी कि एनबीएस अल्फा ब्रोमिनेटिंग एजेंट है, यानी कि अगर किसी एल्कीन की रिएक्शन एनबीएस से कराई गई तो वो अल्फा वाले कार्बन पर ब्रोमीन दे देगी। और एनबीएस सिर्फ वहीं यूज करते हैं जहां पे एल्कीन सिस्टम हो और उसे ब्रोमीन देने की आवश्यकता पड़ रही हो, सिर्फ वहीं करते हैं, अन्यथा कहीं नहीं करते। तो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होना चाहिए वो एक एल्कीन होना चाहिए, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड वाला सिस्टम होना चाहिए, उसमें अगर आपको ब्रोमीन ऐड करना है देन यू हैव टू नीड एनबीएस। तो एनबीएस एक स्पेशल रीजेंट बन जाता है, किस बात के लिए? अल्फा ब्रोमिनेटिंग एजेंट के रूप में उसे यूज करने के लिए। एल्कीन सिस्टम में जब भी एनबीएस डालोगे तो अल्फा पोजीशन पे क्या आने वाला है? बीआर, बस इतना होगा। तो अगर मैं इसमें एनबीएस डालूंगा तो दोनों में से कोई भी एक अल्फा पोजीशन पे क्या आ जाएगा? बीआर। तो कंपाउंड जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, एल्कीन सिस्टम जैसा था सूरज वैसा का वैसा ही रहेगा बेटा, एल्कीन सिस्टम में बदलाव नहीं होगा बेटा, ये है इसकी विशेषता, स्पेशलिटी। और अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीआर, ये होती है रिएक्शन। और एग्जांपल लेके चलो बेटा, जैसे कि बेटा यहाँ CH3 है और यहाँ CH2 है और यहाँ पे इस तरह से ये एल्कीन सिस्टम था। अब इस एल्कीन सिस्टम की जो रिएक्शन जो करवाई गई बेटा, वो करवाई गई है एनबीएस से, एनबीएस एच न्यू डेल्टा, एनबीएस एच न्यू डेल्टा। तो क्या होगा? अल्फा दिख रहा है बेटा? अभिषेक आपसे बात करेंगे, अल्फा कहाँ है बेटा बताओ जरा? ये डबल बॉन्ड सिस्टम है, इसके बराबर वाला कार्बन ये क्या है? अल्फा। तो यहाँ से ब्रोमीन निकलेगी कहाँ पे आएगी? अल्फा वाले पे, ठीक है। तो जो कंपाउंड यहाँ बनेगा वो क्या हो जाएगा? CH2Br सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। क्या आपको एनबीएस की कहानी आ गई? बताओ बेटा। तो एनबीएस क्या है? अल्फा ब्रोमिनेटिंग एजेंट है, जो कि एल्कीन सिस्टम में ब्रोमीन को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जहां पे भी एल्कीन सिस्टम है और एनबीएस दे रखा है तो समझ जाओ कि अल्फा पोजीशन पे बीआर लगानी, तो लगा लो जरा बीआर। तो पहले तो इस कंपाउंड को ले लेते हैं। अब C3H7I है,
अब यहाँ पे ये जो दे रखा है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, भाई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो है नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सी फिजिबिलिटी लेंगे और अपने आप लिखने का प्रयास करेंगे। C3H7I है, तो इसे कैसे लिखा जाए, तो मैंने 3 कार्बन की चेन बना ली, CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या लगा लिया I, यानी कि प्रोपाइल आयोडाइड। क्लियर है ना, प्रोपाइल। लेकिन बेटा आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे प्रोपाइल आयोडाइड के स्थान पर यानी कि इसकी जगह एक कंपाउंड और भी बन सकता है, आइसो प्रोपाइल आयोडाइड, ये भी बन सकता है बेटा यहाँ पे CH3 CHI और यहाँ पे CH3, तो कंपाउंड बनेंगे। अभी यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कौन सा बनेगा, तो इसीलिए 2 ऑप्शन हो सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ एग्जैक्टली इनकी तरह कंपाउंड दे रखा होता है तो टेंशन ही नहीं होती। जैसे कि इसका जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, तो कितना आएगा, C3 आएगा, H7 आएगा और Br आएगा, तो C3H7 Br है। तो अगर चेन दे रखी होती है तो हम उसमें चेंज ही नहीं कर सकते, लेकिन उसने यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, चेन देने की बजाय, मतलब एग्जैक्टली कंपाउंड देने की बजाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया। अब हम कैसे जज कर सकते हैं कि उसे वही कंपाउंड बनेगा, वो तो आगे कुछ ना कुछ अगर चेंज हुआ तब देखेंगे, लेकिन अभी तो हमें नहीं समझ में आ रहा। तो हमने 2 पॉसिबिलिटी थी, दोनों ले ली। और अगर ऐसी दिक्कत अगर 12th बोर्ड में आ गई या कहीं भी आएगी तो आपको दोनों ही सिचुएशन माननी पड़ेंगी, एक के साथ नहीं जा सकते। अभी देखेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली आंसर तो मैं भी नहीं जानता, आंसर तो मुझे भी याद नहीं है, तो मैं दोनों केस लेके चल रहा हूँ, देखता हूँ आगे क्या होगा। ठीक है, तो एक काम करो, इन दोनों कंपाउंड में सबसे पहले क्या डालेंगे बेटा, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो देख लो बेटा, यहाँ पे डाला हमने KOH एल्कोहलिक, और यहाँ पे भी क्या डाल दिया बेटा हमने यहाँ पे KOH एल्कोहलिक। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। अल्फा कार्बन कहाँ है सर, ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है ना बेटा, और यहाँ पे ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा वाले से क्या हटेगा बेटा, बीटा वाले से क्या हटेगा, यहाँ पे अल्फा वाले से, बीटा वाले से, तो साइड कंपाउंड तो निकलना चाहिए, वो क्या निकलना चाहिए, और यहाँ से भी क्या निकलना चाहिए, HI। तो अब देखो बेटा, अगर यहाँ से I निकला और यहाँ से H निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा। ठीक है ना, अब यहाँ से निकालो बेटा, यहाँ से I और यहाँ से H, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2। अब तो हो गया ना कंफ्यूजन, तो हो गया ना, यानी कि दोनों में से कोई सा ले लो एक ही बनेगा, इसलिए उसने ट्विस्ट डाल दिया। यही तो होता है केमिस्ट्री, उसने थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया कि C3H7 को देखता हूं बच्चा कैसे डील करेगा, वो कौन सा कंपाउंड लेके चल रहा है। तो माइंड में 2 चीजें आई कि 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, लेकिन दोनों से जो कंपाउंड बना वो तो एक ही बना ना, इसीलिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, X। तो अब सर डाउट नहीं है कि ये जो कंपाउंड है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन X जो होगा वो फाइनल है। X जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोपीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ जो कंपाउंड बन क्या है बेटा, ये कंपाउंड जो बन क्या है, ये कंपाउंड कौन सा वाला है बेटा, क्या बन क्या है बताओ, ये X, क्या बन क्या है ये X। ठीक है ना, अब इस X की जो रिएक्शन करवानी है वो किससे करवानी है जरा बताओ, NBS से। अब इस X की रिएक्शन बेटा NBS से कर लो जरा, NBS। तो NBS की फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, N ब्रोमो सक्सीनामाइड, N ब्रोमो सक्सीनामाइड, NBS H न्यू डेल्टा। ठीक है ना, NBS क्या करता है, अल्फा पोजीशन पे क्या देता है, Br। अब ये तो एक ही है ना, तो दोनों को अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो एक ही है, बस अल्फा कार्बन देखना है, तो अल्फा कार्बन सर ये वाला है, अल्फा पे क्या हो जाएगा, Br। तो जरा लिख दो सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक तो ये CH2 है, CH3 था ना, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो Br लगेगा, तो हमने यहाँ पे लगा दिया भाई Br, तो CH2 Br हो गया, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2। ये कंपाउंड यहाँ बन के आया, कौन सा कंपाउंड जरा बताओ, Y। तो ये कंपाउंड बेटा यहाँ बन के आ गया Y, Y की वैल्यू ये हो गई। अब इसकी रिएक्शन कैसे करानी है, KCN से। अब KCN के बारे में हमने नहीं लिखा था, यहाँ लिख देते हैं, इसके बारे में याद नहीं आ रहा बेटा क्या है, जरा बताओ जरा, अल्फा ब्रोमिनेटिंग, अल्फा ब्रोमिनेटिंग एजेंट। ठीक है, अल्फा ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। और KCN क्या है, KCN तो एक न्यूक्लियोफाइल है, KCN क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल, जो कि हमें कौन सी न्यूक्लियोफाइल देगा, CN देगा बस केवल। तो अगर मैंने इसकी रिएक्शन अब करवाई मैंने KCN के साथ, तो अब KCN से रिएक्शन करवा लो बेटा, तो KCN से रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम साइनाइड से, कौन से सॉल्वेंट में, एल्कोहलिक में, तो क्या होगा, Br हट जाएगा और Br के स्थान पर क्या लग जाएगा, CN जो है बेटा वो यहां लग जाएगा Br के स्थान पर, साइड कंपाउंड क्या निकलेगा, KBr। तो अब जो कंपाउंड बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, CH2
CN सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, एक नया केस सीखने को मिला NBS वाला, ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग। अगला क्वेश्चन बोलो बेटा। हाँ बेटा 14, देखो बेटा, इधर देखो बच्चों, लिसन, कंपाउंड C इन द अबव रिएक्शन इज, कंपाउंड C बताना है, C क्या होगा। ये क्या है बेटा, एक कीटोन है, क्या है, कीटोन की रिएक्शन किससे हो रही है, HCN के साथ, क्या बन के आएगा A, उसकी रिएक्शन किससे होगी फिर, अमोनिया के साथ होगी, तो क्या बनेगा B, और अमोनिया के साथ होने के बाद उसका रिएक्शन किससे कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस से, उसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस, यानी कि पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्या होगा ये बताना है बस केवल, ठीक है। तो देखो जरा, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले बेटा अपना कंपाउंड लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 14, एक कीटोन दे रखा था बेटा, कीटोन, ठीक है बेटा, ये तो कीटोन हो गया, कीटोन की रिएक्शन जो हो रही है किससे हो रही है बेटा, HCN के साथ, तो यहाँ पे HCN लिख दिया, ठीक है। तो HCN के साथ जो कंपाउंड होगा तो क्या बना था वहां बताओ जरा, A, फिर इसकी रिएक्शन जो करवाई गई है वो किससे करवाई गई है, अमोनिया के साथ करवाई गई है, अमोनिया यानी कि NH3, क्या बनेगा B, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा, मतलब कि पानी के साथ रिएक्शन होगी, तो क्या मिलेगा C। तो देखते हैं सर यहाँ पे क्या होगा, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, देखते हैं। बड़ी आसान रिएक्शन है, जब मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन की एडिशन प्रॉपर्टी करवाई थी, एडिशन, तो आई थिंक फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी एडिशन, A5 तक आया था उसमें, A1 A2 A3 A4 A5, तो वहां पे HCN का एडिशन करवाया था, पानी का करवाया था, एल्कोहल का करवाया था, सोडियम बाइकार्बोनेट का करवाया था, है ना। तो HCN कैसे ऐड होगा, उसकी कहानी अगर आपको पता नहीं है तो कहानी बना लीजिए, कैसे बनाओगे देखो जरा। हम सभी जानते हैं कि HCN में H कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव, CN कौन सा पार्ट है, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्बन पे कौन सा पार्ट होता है, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे कौन सा होगा, सर बन गई कहानी, कौन कहाँ जाएगा समझ में आ गया। CN जो है वो किसके साथ जुड़ेगा बेटा, कार्बन के साथ, ठीक है, और फिर ये पाई बॉन्ड टूट के किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव को क्या मिलेगा, पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास और CN जाएगा कार्बन के पास। तो जो कंपाउंड बनने चाहिए वो क्या बनना चाहिए, साइनोहाइड्रिन, तो जो कंपाउंड A बनेगा वो ये बनेगा RC, और यहाँ पे R, और यहाँ पे हो जाएगा OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CN, ये हो गया बेटा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसकी रिएक्शन जो करवानी है वो अमोनिया से करवानी है, किससे करवानी है, अमोनिया, अमोनिया से कराएंगे तो क्या बनेगा फिर ये बताना है, फिर उसे फिर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा। एक्चुअली अगर मैं यहाँ बात करूँ तो NH3 और H2O दो अलग अलग स्टेप में आए हुए हैं, तो पहले तो NH3 के बारे में सीखो तो सही है कि NH3 क्या होता है। NH3 अगर हमने कहीं सीखा है, NH3 क्या है, NH3 एक अमोनिया है जो कि एक बेस होता है, सभी शायद जानते होंगे। अमोनिया के बारे में मैंने आपको बताया है कि अमोनिया जो होता है बेटा वो बेसिकली क्या होता है, एक बेस होता है, क्या होता है बेटा, बेस। अमोनिया बेसिकली क्या होता है, एक बेस होता है, ठीक है ना। तो अमोनिया बेसिकली एक बेस है, तो ये इस पूरे मॉलिक्यूल में कहाँ पे और किस तरह से अप्रोच करेगा ये जानना है। अमोनिया के पास भी क्या आपको पता है कि दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो पार्ट होते हैं, याद रखो। अमोनिया के पास दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है H पॉजिटिव और एक होता है NH2 नेगेटिव, ये दो पार्ट होते हैं, एक H पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो अब आप इसकी रिएक्शन यहाँ पे कराने वाले हो, तो वो किसके साथ यहाँ पे किसको रिप्लेस करेगा। अब मुझे बताओ कि NH2 के जैसा इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड है। देखो अगर मैं OH के बारे में बताऊं, OH तो बेटा ऐसा है, और CN ऐसा है, और NH2 बेटा ऐसा है। अब मुझे बताओ कि अगर NH2 यहाँ रिप्लेस करने के लिए आएगा तो किसको रिप्लेस करेगा, ये वाला जो बंदा है वो इन दोनों में से किसके जैसा है, OH के जैसा है या फिर CN के जैसा है, ये बताओ। NH2 जो आएगा भाई अमोनिया से आया NH2, तो NH2 इन दोनों में से किसके जैसा है, OH के जैसा है या फिर CN के जैसा है। अब अगर एक अनपढ़ बच्चा हो तो उसे तो वो तो स्ट्रक्चर देख के बताएगा, लेकिन मैंने तो आपको पढ़ा रखा है ना, ग्रुप दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप होता है। अगर ग्रुप में सेंट्रल एटम पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की प्रेजेंस होती है तो उसे कहते हैं डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, और ग्रुप में पाई बॉन्ड की एबिलिटी होती है तो उसे विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। तो ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये वाला जो ग्रुप है बेटा वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये बताओ कि NH2 किसके जैसा है,
डोनेटिंग ग्रुप जैसा है। कैसा है बेटा? क्यों है? क्योंकि NH2 में भी नाइट्रोजन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। तो NH2 विड्रॉ वाले को रिप्लेस करेगा या फिर डोनेटिंग वाले को रिप्लेस करेगा? ऑब्वियस, जो जैसा होता है वो उसी को रिप्लेस करता है ना? समझ गए ना आप लोग? तो अगर मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन किससे कराई बेटा? अमोनिया से। किससे करवाई बेटा? अब सर के अकॉर्डिंग हमने अमोनिया को अलग तरह से देखना सीखा। कैसे सीखा? सर ने आज एक नया चश्मा बनाया अमोनिया वाला। तो अमोनिया का चश्मा कैसा होता है? NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है ना? NH2 के बारे में सर ने जानकारी दी कि NH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अब क्योंकि ऑक्सीजन पे भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो इस वजह से ये भी यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस वाले को हटा देगा और खुद उसका स्थान ले लेगा। तो यहां से जो OH निकलेगा उस H पॉजिटिव के साथ साइड कंपाउंड जो रिलीज करेगा वो क्या करेगा? H2O करेगा, ठीक है? और NH2 आ जाएगा वहां। तो जैसे यहाँ पे NH2 आएगा तो ये हो गया बेटा अपना R, ठीक है, ये कार्बन, और यहाँ पे R, और यहाँ पे क्या हो गया भाई? NH2, और यहाँ पे क्या हो गया? Cl, ठीक है? तो ये जो कंपाउंड बन के आया वो कौन सा कंपाउंड बन के आया? कौन सा है? C कंपाउंड है कि B कंपाउंड है? B कंपाउंड है। कौन सा है बेटा? B कंपाउंड है। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि सर ये जो कंपाउंड बन के आया है ये कंपाउंड है आपका B, ये B कंपाउंड हो गया। अब देखो क्या करना है, इस कंपाउंड की रिएक्शन किससे करानी है भाई? H2 से करानी है। तो हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन जो बेटा कराई H2 से। तो H2 से कराओ बेटा। अब तो आपके लिए आसान होगा क्या करना है, इसकी रिएक्शन बेटा हमने कराई H2O से कराई, ठीक है ना बेटा? किससे कराएंगे? तो आप इमेजिन करो कि अगर NH2 H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा ग्रुप बनाएगा, ये बताओ। अगर NH2 H2O के साथ यहां रिएक्शन करेगा तो कौन सा ग्रुप बनाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। NH2 के साथ या CN के साथ में से किसके साथ रिएक्शन करेगा बताओ जरा? CN के साथ। कल ही करवाया था ना, जब भी साइनाइड ग्रुप रखे देखे और हाइड्रोलाइसिस कराना हो तो साइनाइड ग्रुप किसमें चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक में। और अगर यहाँ पार्शियल लिखा होता तो अमाइड में, अब क्योंकि पार्शियल लिखा नहीं है तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। तो अब क्या करेगा? H2O क्या करेगा? H2O साइनाइड को किसमें चेंज कर देगा? कार्बोक्सिलिक में। तो कार्बोक्सिलिक में चेंज करेगा तो कंपाउंड यहाँ पे क्या बनेगा? ये हो जाएगा क्या? R, ये क्या हो जाएगा? C, और यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास? NH2, और यहाँ पे भी क्या है? R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? COOH, ठीक है ना? आपको कुछ दिन पहले मैंने एक ट्रेंड कराया था, अगर आपको शायद याद हो, मैंने एक चीज बताई थी, इधर देखो बेटा, जैसे ये एल्डिहाइड है बेटा, और एल्डिहाइड में मैंने यहाँ पे डाला टॉलेंस रीजेंट डाल दिया, है ना? तो टॉलेंस रीजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसमें एल्केलाइन मीडियम भी होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड का क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक, जो कि ये क्या है बेटा? एसिड। लेकिन आपको याद होगा कि टॉलेंस रीजेंट में एल्केलाइन मीडियम प्रेजेंट होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H होता है वो किसके पास चला जाता है? एल्केलाइन मीडियम के पास चला जाता है। यानी कि यहाँ पे ये कंपाउंड ना बनके ये वाला H चला जाता है इसके पास। तो जो कंपाउंड जो बनता है ना वो ये बनता है RCOO नेगेटिव। और ऐसा कब होता है? जब प्रोडक्ट बन के आए और प्रोडक्ट वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो। अगर प्रोडक्ट बन के आए और वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जस्ट कीप इन माइंड, अपने आसपास की चीजें देख लो, कहीं आसपास कहीं बेस तो नहीं है, तो हम गलत प्रोडक्ट बना के चले जाएं। अगर आपने किसी भी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक बनाया है तो अपना सराउंडिंग देख के चला करो, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं एल्केलाइन मीडियम है, तो हमें अपना एच देना पड़ेगा फिर उसको, किसको? बेस को। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ है बेटा। NH2 जो है वो बेस है, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो ये यहाँ पे ये जो पोर्शन जो होता है ये यहाँ पे बेसिक पार्ट है। ये जो पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट है बेटा? बेसिक पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा? और ये जो पार्ट है यहाँ पे कौन सा पार्ट है? एसिडिक पार्ट है। तो अब एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ जो कंपाउंड बना है वो इनकम्प्लीट है, ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि एसिडिक और साथ में बेसिक भी प्रेजेंट है। तो क्या होगा? प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा, इसका नॉन बॉन्डिंग जाएगा इसके पास, इसका H जाएगा इसके पास। तो H प्लस आयन इसको देंगे तो एक और H आ जाएगा, तो मतलब क्या बन जाएगा? NH3, और प्लस भी आएगा साथ में, तो NH3 प्लस आयन बन जाएगा। और यहाँ पे क्या रह जाएगा? नेगेटिव। तो इसके बाद की जो चीजें होंगी वो क्या होंगी? इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा वो ये होगा, ये R है, ये C है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? NH3 प्लस, और यहाँ पे क्या है? R, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? COO नेगेटिव। ये बनेगा बेटा यहाँ पे कंपाउंड। मेन कंपाउंड जो रहेगा वो ये होगा, और ये हमारी 12th का जेई मेंस का
सारी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसको आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, मतलब लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे। इस आयन को हम लोग बोलते हैं, एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम था ज्वेटर, तो इसीलिए इसे कहते हैं ज्वेटर आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे? ज्वेटर आयन, ये याद रखो। ज्वेटर आयन के बारे में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन इस इक्वेशन ने हमें ज्वेटर आयन बनाना सिखा दिया। तो वैसे एक बच्चा अगर बहुत अच्छा स्मार्ट होगा तो वो यहाँ बना के चला जाएगा, लेकिन अगर वो एक्सीलेंट होगा तो फिर ये बनाएगा। हालांकि यहाँ तक भी टीचर आपका गलत नहीं करेगा कि आपने ये बना दिया तो गलत हो गया, आपने सही किया है भाई। पहले आपने HCN के साथ एडिशन करवाया तो कुछ ऐसा कंपाउंड बना, फिर अमोनिया सिलेक्शन करवाई। अमोनिया के बारे में बच्चा जानता ही नहीं था, लेकिन सर ने आज चश्मा बना दिया, नया चश्मा लगवा दिया कि अमोनिया का चश्मा। तो अमोनिया के चश्मा में क्या दिखाएगा? NH2 नेगेटिव, H पॉजिटिव। NH2 किसको रिप्लेस करेगा? CN को, OH को। ये बताया मैंने किसको करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो, सॉरी डोनेटिंग है तो डोनेटिंग वाले को ही रिप्लेस करेगा। तो OH NH2 को रिप्लेस करेगा तो NH2 आ जाएगा। फिर कराएंगे पानी सिलेक्शन करवाएंगे, तो पानी यानी कि CN है तो कार्बोक्सिलिक बनाएगा। कार्बोक्सिलिक पार्ट और NH2 पार्ट एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बोक्सिलिक क्या है? एसिडिक पार्ट है। NH2 क्या है? बेसिक पार्ट है, तो एक साथ एग्जिस्ट तो नहीं करने वाले। फिर क्या होगा? प्रोटोन एक्सचेंज होगा, कार्बोक्सिलिक का H+ आयन NH2 के पास जाएगा तो NH3 बन जाएगा पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ज्वेटर आयन हो जाएगा। और ये वाला आयन हम सभी की बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये वाला ज्वेटर आयन। और ये जो ज्वेटर आयन होता है, इसी से मिलकर के प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन हमारी सबके बॉडी के अंदर होता है, आपको पता है, बहुत सारी फूड में, ट्रीज में, एनिमल्स में, सबके अंदर प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन जो होता है वो इस वाले फॉर्म में होता है, ज्वेटर आयन की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और ज्वेटर आयन एक डाईपोलर आयन भी है, और ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से। लिखा होता है कि विच इज द करेक्ट फॉर द ज्वेटर आयन, तो या तो स्ट्रक्चर दे सकते हैं या डाईपोलर आयन दे सकते हैं, कुछ भी, बहुत सारे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर निकालोगे, अगर आपके पास कोई सैंपल हो, पेपर हो, तो वहां जाके देखिए कि ज्वेटर आयन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, ज्वेटर आयन, ठीक है ना। तो ये हो गया ना आपका। अच्छा कुछ ना, दो कुछ जरा 20 वाला, 22 वाला, 22 वाला देख लो जब तक, उसके बाद उसे देखते हैं। 22 देखो बेटा, इधर देखें, बाहर नहीं देखना किसी को। एक एल्कीन सिस्टम दे रखा है, एल्कीन सिस्टम की रिएक्शन एक पेरोक्सी एसिड से करानी है, और फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो एक कंपाउंड P मिलेगा, वो देखते हैं। तो पहले एल्कीन सिस्टम ले लो बेटा। एल्कीन सिस्टम जो है बेटा हमारे पास, वो लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। इसकी रिएक्शन जो हो रही है, किससे हो रही है बताओ? पेरोक्सी एसिड से। तो हमने यहाँ पे लिखा पेरोक्सी एसिड्स, पेरोक्सी एसिड्स, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या कराना है? इसका हाइड्रोलाइसिस भी कराना है, H3O+, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या होगा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, रिकॉर्डिंग लेक्चर खराब होता है बार बार बोलने से। आगे आ जाओ, देखें जरा, एक एल्कीन सिस्टम दे रखा है, इसकी रिएक्शन कैसे करानी है जरा बताओ? पेरोक्सी एसिड से। तो आपको याद होगा कुछ टाइम पर यहाँ कंपाउंड क्या बना के दिया उसने? P दिया। इधर देखो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने आपको कुछ पेरोक्सी एसिड्स करवाए थे बेटा। हाँ, पेरोक्सी एसिड्स की पहचान होती है कि वहां पे 3 ऑक्सीजन आते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम जानते ही बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम जानते ही सारे बच्चे। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH होता है। ऐसे जब हम पेरोक्सी एसिड की बात करते हैं, तो पेरोक्सी एसिड में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है बेटा, तो फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH होता है। और जब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब इनके बहुत सारे एग्जांपल भी मैंने आपको कराए थे, जैसे पेरोक्सी इथेनोइक एसिड, एग्जांपल लेता हूं इनके एग्जांपल। एग्जांपल कौन सा है? CH3COOH। अगर CH3COOH होता तो इथेनोइक एसिड होता, और CH3COOH है तो पेरोक्सी इथेनोइक एसिड है। अगर यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, C6H5COOH। अगर C6H5COOH होता तो बेंजोइक एसिड होता। अब उसमें एक ऑक्सीजन और आ गया तो ये पेरोक्सी बेंजोइक एसिड है। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, वो ये वाला था। बेंजीन होती है, और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्लोरीन होता है, और यहाँ पे क्या होता है? COOH, यही तो होता है ना। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? MCPBA। क्या होता है बेटा ये? MCPBA, यानी कि मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, आपने जितने भी कंपाउंड यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे के सारे, ये सभी के सभी जो कंपाउंड है ना बेटा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। ये सबके सब क्या है बेटा? ये सारे के सारे जो कंपाउंड हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा?
ऑक्सीजन देने वाले, है ना बेटा, क्या होते हैं बेटा, ये ऑक्सीजन देने वाले होते हैं। तो जरा ये चीज को फॉलो करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एल्कीन सिस्टम दे रखा है, अब इसकी रिएक्शन परऑक्सी बेंजोइक एसिड से कराएंगे। तो जैसे मान लिया कि मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, इसे MCPBA मान लिया, क्या मान लिया बेटा मैंने यहाँ पे, तो MCPBA हमें क्या देगा बताओ, ऑक्सीजन देगा। और वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे कैप्चर होगी, जहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के बीच में वो कैप्चर हो जाएगी। तो अब जो पहले यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, पहले ऑक्सीजन को यहाँ पे डबल बॉन्ड में कैप्चर करा दो बेटा। यहाँ मैंने लिख दिया इस तरह से MCPBA, ये इसको ऑक्सीजन देगा तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी इसके बीच में। तो कंपाउंड जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, साइक्लिक ईथर, क्या बन गया ये। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है, पानी से करानी है, मतलब कि हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आप सभी जानते हो क्या होगा भाई, एक H जो है मिलेगा ऑक्सीजन को और दूसरे कार्बन को क्या मिल जाएगा, OH। तो आप पानी के दो पार्ट होते हैं, तो H इसे दे दो, OH इसे दे दो, तो कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पे C, ये OH हो जाएगा और यहाँ पे CH, इसको क्या मिलेगा OH और यहाँ पे क्या है CH3। तो जो P कंपाउंड हमसे पूछा गया था वो P कंपाउंड ये वाला होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो P कंपाउंड जो बनने वाला है वो ये बनेगा, क्या है ये, एक डाइऑल है, डाइऑल है क्या नहीं है, डाइऑल बनेगा। अगला क्वेश्चन बताओ जरा, यहाँ पे एक क्वेश्चन तो हो ही गया, दोबारा बता दो क्या क्या किया था यहाँ पे, एल्किन दे रखा था, एल्किन की रिएक्शन किससे कराएंगे, MCPBA से, तो क्या बनेगा पहले साइक्लिक ईथर, फिर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा, डाइऑल। अगला क्वेश्चन बताओ जरा, 29 निकालो बेटा, 29 सभी ने निकाल लिया, 29 देखो बेटा, 29 देखें बेटा, 29 में क्या हो रहा है एक यहाँ पे कोई भी कंपाउंड है, ये एक साइक्लिक रिंग है और यहाँ पे CONH2 है, पता नहीं है कि यहाँ पे नाम तो बना ही लेंगे जो भी बनेगा इसका। यहाँ पे P4O10 के साथ इसकी रिएक्शन करानी है, P4O10, और साथ साथ हीट भी करना है। तो कंपाउंड क्या मिलेगा, P मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा, P मिलेगा बस केवल। फिर इसकी रिएक्शन करानी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो क्या मिलेगा, Q मिलेगा। उसके बाद उसकी रिएक्शन करानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन से करानी है, तो कंपाउंड क्या मिलेगा, R। तो R यहाँ पे क्या होगा वो बताना है क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स डू, देखो बेटा क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये वाला, 29। तो बेटा यहाँ पे इस तरह की एक साइकिलिक रिंग है बेटा ये वाली, ठीक है ना, और यहाँ पे था बेटा C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2। फिर बेटा इसको हमने P4O10 के साथ ट्रीट कराया, P4O10 है ना बेटा, और साथ साथ क्या है डेल्टा, तो क्या मिला है, P मिला ना। अब P मिलने के बाद इसकी रिएक्शन किससे करानी है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। भाई Me का मतलब क्या होता है, मिथाइल होता है, और मिथाइल क्या होता है, CH3, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब RMGX है ये वाला, है ना। कल ही बताया था ये कबार काय के लिए आता है, कार्बन बढ़ाने के लिए आता है, देखिए जो भी होगा। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या मिलेगा, अच्छा हाइड्रोलाइसिस भी है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस भी करना है, और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा वो Q मिलेगा। फिर उसकी रिएक्शन जो करवानी है वो किससे करवानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और आयोडीन से, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड N प्लस आयोडीन। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या मिलेगा, R। तो देखते हैं क्या होता है, देखो स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ से। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी क्लास में हर एक PPT पे कुछ ना कुछ लिखा होता है। एक मैंने आपको टॉपिक करवाया था डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में, एक बार बताया था आपको, शायद याद हो तो। और मैंने कहा था कि हमारी केमिस्ट्री में 3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐसे हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते रहते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है अपना कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और एक मैंने आपको बताया था H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा बताया था मैंने आपको P2O5, याद है ना, P2O5 यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। जब भी ये तीनों मॉलिक्यूल कभी भी दिखने को मिलते हैं तो पहली जो पॉसिबिलिटी बनती है कि हमने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, कंपाउंड के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। अब जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते थे, क्योंकि अब सिलेबस में तो है नहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बताया जाता है कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि हमेशा अपनी डाइमर फॉर्म में होते हैं, डाइमर, यानी कि जब एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है तो उसे कहते हैं मोनोमर, कहते हैं मोनोमर, लेकिन वो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपने ही जैसे दूसरे कंपाउंड के साथ कंपाइल करता है और एक हैवी मॉलिक्यूल बना लेता है, बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है, जिसे कहते हैं डाइमर। जैसे कि BH3 बोरॉन हाइड्राइड, ये बहुत कम लिखा मिलता है, इसकी जो डाइमर फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, B2H6। ऐसे ही P2O5 की बात करेंगे तो P2O5 की डाइमर फॉर्म जो होती है वो क्या होती है,
P4O10। तो बात एक ही है, चाहे वो P4O10 लिखा है या P2O5 लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। P2O5 जो काम करेगा वही P4O10 भी काम करेगा। तो P4O10 के बारे में एक बात तो समझ में आ गई है, ये जो पार्ट है वो क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है। किससे, इससे। तो निकालो बेटा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे तो कार्बन से तो क्या जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो देखो क्या होगा, माइनस तो मैंने क्या कर दिया बेटा, H2O, और कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की कितनी कितनी वैलेंसी वेकेंट हो गई है। कार्बन की भी 2 वैलेंसी वेकेंट हुई है क्योंकि उसके पास से ऑक्सीजन गया है, और नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसी वेकेंट हुई, उसके पास से 2 हाइड्रोजन गए। तो उन दोनों वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे वो, बताओ, अनसैचुरेशन करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। 2 वैलेंसी को पूरा करने के 2 नए बॉन्ड बनाएंगे, एक पहले से ही है तो 3 बॉन्ड बन जाएंगे। तो क्या बन जाएगा फिर, साइनाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, इस तरह से साइक्लिक रिंग होगी 6 कार्बन की, और ये कार्बन होगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, N। ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा पहले स्टेप में। उसके बाद इसकी रिएक्शन जो करवाएंगे वो किससे करवाएंगे, CH3MgBr। ठीक है, इसकी विशेषता जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं कि इसके पास कार्बन नेगेटिव चार्ज में होता है, MgBr पॉजिटिव चार्ज पार्ट में होता है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है वो कैसा है बेटा, नेगेटिव, और ये कैसा है, साइनाइड में कार्बन पे नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव, और नाइट्रोजन पे क्या होगा। तो कौन कहाँ जाएगा, अब ये बात क्लियर है, कौन कहाँ जाएगा, सर CH3 वाला जो पार्ट है वो तो कहाँ जाएगा, कार्बन पे जाएगा। CH3 वाला जो पार्ट है वो कार्बन पे जाएगा, CH3 जो पार्ट है बेटा वो कार्बन पे जाएगा। ठीक है, ये यहाँ जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट कहाँ जाएगा बेटा, नाइट्रोजन पे जाएगा। ठीक है, तो कर लो जरा। तो ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा आगे, देखो जरा। तो यहाँ पे साइक्लिक रिंग ले ली बेटा हमने, साइक्लिक रिंग लेने के बाद क्या होगा, सर यहाँ पे कार्बन था, कार्बन को तो क्या मिला सर, यहाँ पे CH3 क्या मिल गया बेटा, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड, क्योंकि 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो कम हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा, N हो गया ना, और N के पास यहाँ पे क्या है बेटा, Mg, और यहाँ पे Br। MgBr पॉजिटिव पार्ट है ना, तो अगर ये पॉजिटिव, ये कैसा पार्ट होगा। अब इसका क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ बेटा। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है कि पानी के साथ रिएक्शन करानी है। कौन से मीडियम में, पानी के पास कितने पार्ट होते हैं, एक H+ और एक OH नेगेटिव। तो अब मुझे MgBr हटाना है। MgBr कौन सा पार्ट है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव हटाएगा कि नेगेटिव हटाएगा, पॉजिटिव पार्ट को पॉजिटिव रिप्लेस करेगा, फिर नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव करेगा, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH, और साइड कंपाउंड निकलेगा, वो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा बताओ जिसे, एक तो यहाँ पे Mg, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो देखो भाई क्या बनेगा, इतना करने के बाद यहाँ देखोगे तो जो कंपाउंड जो बनेगा ना, क्या बनेगा, सर एक साइक्लिक रिंग है 6 कार्बन की, और उसके बाद यहाँ पे ये C है, और यहाँ पे क्या है, CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है बेटा, NH, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जो करवानी है वो किससे करवानी है जरा बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और आयोडीन से करवानी है। ठीक है ना, किससे करवानी है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन कहाँ पे आते थे, क्या करते थे, उनके बारे में कुछ आइडिया है, कभी हमने इनके बारे में पढ़ा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये जो आयोडीन है वो क्या बनाते हैं, क्या करते होंगे, आइडोफॉर्म बनाते हैं। लेकिन आइडोफॉर्म होने के लिए जो कंपाउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए जरा बताओ, आइडोफॉर्म के लिए कंपाउंड क्या होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए। आइडोफॉर्म जो देता था वो कौन कौन देता था, या तो जिसके पास मिथाइल कीटोनिक ग्रुप होता था वो देता था, या फिर जो अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता था वो देता था आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म के लिए तो अभी नहीं जा सकते क्योंकि दोनों में से कोई भी कंपाउंड नहीं है। और सोचो कि यहाँ पे क्या हो सकता है, हम और सोचेंगे कि यहाँ पे क्या ही हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी लगाओ जरा। वो तो नहीं हो सकता क्योंकि आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए, आइडोफॉर्म रिएक्शन का प्रेडिक्शन तो सही था लेकिन वो यहाँ पे लग नहीं पाएगी। आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देता था, एक तो वो कंपाउंड देते थे जिनमें मिथाइल कीटोनिक ग्रुप होता था, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप ये वाला होता था, या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता था ये वाला, ये वाला। और यहाँ पे क्या होता था, मैंने आपको बताया था Z, और Z की जो वैल्यू वो क्या हो सकती थी, या तो H या फिर R। यहाँ पे भी Z या तो हाइड्रोजन होना चाहिए या फिर R मतलब कार्बन की चेन होना चाहिए। तो ये आइडोफॉर्म देते थे। तो ये आइडोफॉर्म तो नहीं दे सकता, ये कंपाउंड ही नहीं है। तो कुछ और पॉसिबिलिटी लगाओ, क्या लगाएंगे जरा वो बस सोचना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की और आयोडीन की रिएक्शन करेंगे तो क्या पॉसिबल है ये बताओ जरा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की और अगर आयोडीन की रिएक्शन करवाई जाए तो क्या पॉसिबल है, इतना बताओ बस केवल। आई थिंक सो दैट ये शायद रिएक्शन क्लास 10th में भी शायद पढ़ी होगी आपने।
क्लास 10th में एक कंपाउंड था ब्लीचिंग पाउडर, नाम सुना है आपने की? तो क्या वो याद है ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता था? क्लास 10th में पूछा जाता कि भाई ये बताओ कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा, तो आप ये करते थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके क्या डाल देते थे उसमें, क्लोरीन डालते थे। तो क्लोरीन डालने के बाद यहाँ पे जो कंपाउंड बनता था वो क्या बनता था, CaOCl2 और प्लस करके यहाँ पे क्या बनता था, H2। ये कुछ रिएक्शन होती थी। तो अगर क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन है तो आयोडीन के साथ भी कुछ लगभग ऐसी ही रिएक्शन होनी ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं यही करने जाऊँ तो अगर ऐसा ही हुआ CaOH का होल ट्वाइस और प्लस यहाँ पे क्या ले लिया, आयोडीन, तो कंपाउंड क्या बनना चाहिए, CaOI2 और प्लस करके यहाँ पे क्या करेंगे। अच्छा ये बताओ CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर क्यों कहते थे, इस कंपाउंड को ब्लीचिंग पाउडर क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती थी। ब्लीच का मतलब क्या होता है, टू फेड कलर, कलर को उड़ा देना। अगर आपने 10th की वो रिएक्शन अगर आपको याद है तो सर ने शायद आपको ऐसे पढ़ाया होगा साइंस में, देख लीजिए जरा। सर ने ये बताया हुआ कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई भी एक कलर्ड कंपाउंड है ना। अब कलर्ड कंपाउंड में यहाँ पे डाल दो आप एक ब्लीचिंग एजेंट, कलर्ड कंपाउंड में यहाँ पे आप एक ब्लीचिंग एजेंट डाल दो, और ब्लीचिंग एजेंट कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड जो कलरफुल था वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते थे ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। अब ब्लीचिंग प्रॉपर्टी की खासियत क्या होती है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी या ब्लीचिंग एजेंट जो होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि उन सबके पास नीसेंट ऑक्सीजन होता है। जैसे कि सबसे फेमस कंपाउंड है HOCl, ये सब 10th की कंपाउंड बता रहा हूँ, 12th का तो पढ़ाई नहीं आपको। HOCl यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड। तो हाइपोक्लोरस एसिड जब ब्लीचिंग प्रॉपर्टी करने के लिए जाता था तो उसके अंदर ये जो नीसेंट ऑक्सीजन जो आपको दिख रही है, अगर आप क्लास 10 की आज भी घर जाके बुक देखोगे तो उसमें ऐसे लिखा होगा, इसकी ब्लीचिंग एक्शन ऐसे लिखी होगी, HCl आता है और प्लस करके यहाँ पे नीसेंट ऑक्सीजन इस तरह से आती है। और ये जो नीसेंट ऑक्सीजन होती है वो कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस कर देती है, इसीलिए उसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, क्योंकि इसका काम भी यही है। ये भी क्या करता है, ये हमें एक तो नीसेंट ऑक्सीजन देगा और प्लस करके क्या देगा भाई बताओ जरा, CaCl2। तो अगर कोई प्रेडिक्शन लग रहा है तो बस मुझे इतना ही लग रहा है कि मैं यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस प्लस I2 से पहले बना लेता हूँ CaOI2, मतलब मुझे वो नहीं दिखेगा, मुझे उन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा। कॉम्बिनेशन क्या होगा, CaOI2, और वो क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है जो कि हमें क्या देता है, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगी NH के पास। तो ऑक्सीजन जैसे यहाँ पे आएगी तो ग्रुप कौन सा बन जाएगा, NOH बन जाएगा। क्या हमने NOH ग्रुप सीखा है, क्या हमने NOH ग्रुप सीखा है, नहीं सीखा? NOH ग्रुप हमने सीखा है कि नहीं सीखा? याद करो तो आपको याद आ जाए, शायद आपको बात याद करो बेटा, सीखा है हमने बेटा? इसकी रिएक्शन मैंने करवाई CaOCl2 से, सॉरी CaOI2 से, क्योंकि उन दोनों की जगह मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे साइड कंपाउंड क्या बाहर निकलेगा, CaI2, और ये वाली जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, यहाँ पे N और H के बीच में। तो यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा वो NOH बन जाएगा। तो क्या होगा देखो जरा, ये साइक्लिक रिंग हो जाएगी बेटा, और साइक्लिक रिंग, सॉरी बेंजीन नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, और यहाँ पे क्या है CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, और यहाँ पे OH, ये वाला ग्रुप बेटा यहाँ बनेगा। तो क्या हमने ये वाला NOH ग्रुप सीखा है नहीं सीखा, हमने बताओ जरा, नहीं सीखा? आपका कहना है सर हमने ये वाला ग्रुप नहीं सीखा, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, कौन सा ग्रुप है बताओ जी, ऑक्साइम ग्रुप है। कौन सा ये वाला, ऑक्साइम ग्रुप है। कौन सा है बेटा ये, ऑक्साइम। तो यहाँ पे ऑक्साइम बन के आएगा। तो रिएक्शन तो ठीक है, बट यही है कि यहाँ पे थोड़ा लेवल बस मेंटेन कर दिया है कि अनप्रेडिक्टेबल चीजें भी देती हैं, तो जहाँ पे पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, और यही तो है प्रैक्टिस, कि जो चीजें अगर वहाँ क्लास में रह जाती हैं, जो आपको नहीं आ रही हैं कि लिखा क्या है समझना क्या है, तो वो सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। अभी यहाँ पे एक प्रेडिक्शन जिन जिन के दिमाग में आया था कि हेलो फॉर्मेशन हो सकती है, बहुत अच्छा किया कि हेलो फॉर्म का दिमाग में तो कम से कम आया, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन से I2 फॉर्म बनने की गुंजाइश थी। लेकिन I2 फॉर्म नहीं बना पाए, ये भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि I2 फॉर्म बनाने के लिए कंपाउंड के पास इन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप होना चाहिए, तभी वो I2 फॉर्म देते हैं। अब ग्रुप हमारे कंपाउंड के पास ये वाला ग्रुप ही नहीं था, क्या था, ये था, तो ये I2 फॉर्म यही था ना, ये था, तो I2 फॉर्म कैसे दे देगा, I2 फॉर्म दे नहीं सकता। तो कोई नहीं, फिर हमने उसकी दूसरी फॉर्मेट लगाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयोडीन क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्सी आयोडाइड बना लेगा, जो कि क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है, जो कि हमें क्या देता है, नीसेंट ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और नीसेंट ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड NH ग्रुप है वो उसके बीच में ट्रैप होकर के ऑक्साइम ग्रुप बना लेगी। तो फाइनली यहाँ पे बनेगा ऑक्साइम। रिएक्शन कुछ ऐसे प्रोसीड होगी आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएं बेटा, कौन सा वाला, 35 देखो भाई जरा, 35 देखा बेटा, ये रिएक्शन है। देखो कनिष्का क्या है 35 में, एसिटिक एसिड है, रिएक्शन किससे होगी, PCl5 से, क्या बनेगा A। फिर इसकी रिएक्शन किससे होगी, बेंजीन से,
किसकी प्रेजेंस में क्या बनेगा, बी। बी की रिएक्शन किससे कराएंगे, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। और किसकी प्रेजेंस में और क्या कराएंगे, हाइड्राइसिस इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, क्या बन के आएगा, सी। तो देखो कब क्या बनेगा। लेट बिगिन बेटा। आज का जो दिन है ना बेटा बहुत स्पेशल है। स्पेशल इस वजह से क्योंकि आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसके बारे में सर कहते हैं कि डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं या तो पहले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होगा, और अगर क्वेश्चन अगर वो नहीं है तो मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ क्वेश्चन होगा। मतलब या तो मेरा प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है जो मैंने खुद से प्रेडिक्ट किया है कि ये आ सकता है, और या फिर आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको डेफिनेटली ये शीट करनी ही है, हर तरीके से हर संभव प्रयास आपको फुली सॉल्व करनी है। और इसके लिए आपके पास कुल मिलाकर के 24 आवर्स हैं, 24 घंटे हैं करने के लिए। 24 घंटों के अंदर ये शीट आपको पूरी करके देनी है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन मैं इनिशिएशन करवा रहा हूं और ये बताऊंगा कि ये शीट जो है कैसे होगी, ठीक है ना। हम अपना मेंटल स्ट्रेंथ जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने सीखी है पूरी मेंटल स्ट्रेंथ हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। शुड बिगिन। फिलहाल शीट को देंगे आराम, आपके पास जो शीट है फिजिकल शीट है उसको रोकेंगे और पूरा जो अटेंशन जो होना चाहिए वो यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए। तो देखो बेटा, एग्जाम में एक प्रश्न कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन लिखा आता है, ये लॉन्ग आंसर्स में आता है, 5 नंबर का आता है। 5 नंबर का लॉन्ग आंसर है, मतलब इसमें से 2 या 3 पार्ट, 3 से ज्यादा पार्ट आज तक दिए नहीं गए सीबीएसई ने, इन 3 पार्ट को 5 नंबर में वो कन्वर्ट करता है। यानी कि एक कन्वर्जन 1 नंबर का होता है, 2 कन्वर्जन होते हैं 2-2 नंबर के, यानी कि 5 नंबर का लॉन्ग आंसर यहाँ पे है। और यकीन मानो इस 5 नंबर के लॉन्ग आंसर को विद इन 30 सेकंड आप कर सकते हो, 30 सेकंड के अंदर। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 5 नंबर के लॉन्ग आंसर के लिए फिजिक्स बायोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट में जो घंटों लग जाते हैं इसे करने के लिए आप केवल 30 सेकंड में पूरा कर सकते हो 5 नंबर। अब मैंने अपनी मेहनत अपनी साइड से पूरी कर दी है क्वेश्चन देने की, अभी इनिशिएशन में आज करा रहा हूँ। आपके पास है 24 घंटे इन सारे क्वेश्चंस को लगाने के लिए। कल भी डाउट क्लास होगी इनकी और एनसीईआरटी जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल के चल रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे आने के लिए आपको फुल स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी, जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्ञान है जो पढ़ा है वो सारा का सारा यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे पूछा जाएगा द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सीबीएसई बोर्ड। क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है, एक इक्वेशन लिखी होती है। अब उस इक्वेशन में क्या होगा कि कोई कंपाउंड दे रखा होगा, फिर गिब्स आउट के ऊपर कुछ रीजेंट्स दे रखे होंगे, और रीजेंट्स के बाद फिर एक और ए बी सी डी करके दे रखा होगा, फिर से गिब्स आउट के ऊपर कुछ दे रखे होंगे। तो आपको वो जो बीच में जो ए बी सी डी पी क्यू आर या फिलिंग द ब्लैंक्स जो होगा वो आपको बताना है कि वहां क्या होगा। अब उसके लिए एक बात और समझ लो जरा, जब भी 12th में एक बात समझ लो कि जब भी आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखो तो इतनी मेच्योरिटी तो लेके आ जाओ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन गिब्स आउट के ऊपर बिना कुछ मेंशन करे पॉसिबल ही नहीं है। या तो कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है जो कि बहुत सिंपली हो जाती है कि एक रिएक्टेंट की दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन कराओ और वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में क्या होगा कि जब दो कंपाउंड की रिएक्शन होगी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा होता है जो छोटी छोटी रिएक्शन हो, जैसे कि 10th में सीखा था एसिड और बेस की रिएक्शन सीखी थी, हाइड्रोक्लोरिक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड वाटर बन जाता है और उसके लिए कोई स्पेशली रिएक्शन कंडीशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी बड़ी भी रिएक्शन होती हैं, 1-8% में एक्सेप्शन की नहीं कह सकता, बाकी सारी रिएक्शन में प्रेजेंस की आवश्यकता होती है। प्रेजेंस का मतलब होता है रिएक्शन कंडीशंस, कि आप किन कंडीशंस में अपनी रिएक्शंस को करवा रहे हैं। यानी कि अगर आप एक रिएक्शन लिख रहे हो कॉपी में या अपने एग्जाम पेपर में और आपने गिब्स आउट के ऊपर कुछ मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब रिएक्शन गलत है। तो ये आदत तो आपको डालनी ही होगी। अब जब इस आदत के साथ मेहनत करोगे तो डेफिनेटली यू विल मैच्योर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि ये सेंटेंस याद कर लो कि whenever you writing chemical equation about any chemical reaction and you are not mentioning the reagent or compound on the above or below the sign of Gibbs out, गिब्स आउट के ऊपर अगर आप कुछ मेंशन नहीं कर रहे हो इसका मतलब रिएक्शन इनकम्प्लीट है। चाहे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप ठीक ठीक लिख दो, लेकिन अगर गिब्स आउट के ऊपर कुछ नहीं है, आई विल नॉट लाइक प्रोवाइड यू मार्क्स, मैं आपको मार्क्स नहीं दे सकता और ना ही कोई टीचर दे सकता। तो अगर आप एग्जाम में लिख के आ रहे हो इक्वेशंस, आपको लगा है कि इससे ये कंपाउंड से ये कंपाउंड बनाना है, तो आपको लगा बहुत आसान है। अभी सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर मैं वर्क करूंगा, 2 या 3 दिन में मैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूरा कर दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। अभी ये फर्स्ट टाइप है, पहले फर्स्ट टाइप को निपटाते हैं। तो देखो जरा, यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है CH3 CH2 COOH, जो कि अब देखो हम इसे कैसे पढ़ेंगे सर, ये हमारे लिए हमने यहाँ पे किसको देखा, सिर्फ COOH को। हमें कार्बन की चेन से क्या ही मतलब है, कोई मतलब नहीं है। हमने देखा कि ये कंपाउंड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एक गिब्स आउट लगा हुआ है, गिब्स आउट के ऊपर यहाँ पे क्लोरीन गैस है और रेड फास्फोरस है। उसके बाद यहाँ कुछ ना कुछ बना होगा, यहाँ मिसिंग है लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ बना होगा, सपोज दैट यहाँ पे ए बना होगा। और फिर उस कंपाउंड की रिएक्शन किससे कराई जा रही है, एल्कोहलिक KOH से कराएंगे, तो यहाँ पे कोई ना कोई कंपाउंड क्या मिलेगा, बी। अब आपको ये पहचानने है कि यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। शुड आई स्टार्ट। तो देखो बेटा, अब इक्वेशन मुझे यहाँ पे याद हो चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखेंगे बेटा।
इक्वेशन थी हमारे पास CH3 और बस हमने इसे अपनी तरीके से लिख दिया, यहाँ CH2 और यहाँ पे COOH। उसके बाद इसकी रिएक्शन जो करवाई गई थी वो करवाई गई थी क्लोरीन प्लस रेड फास्फोरस, है ना बेटा। तो यहाँ पे क्लोरीन था और यहाँ पे है रेड फास्फोरस यानी कि रेड पी। उसके बाद यहाँ कुछ ना कुछ मिला होगा बेटा, ए करके कुछ मिला होगा, और फिर उसकी रिएक्शन जो करवाई गई है वो करवाई गई है KOH के साथ। KOH यानी कि एल्कोहलिक KOH, और यहाँ पे कोई कंपाउंड क्या मिला होगा, बी। आज की इस क्लास में मैं एक सेंटेंस और ऐड करना चाहूंगा कि आप में से जितने भी स्टूडेंट यहाँ वो बैठे हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिड क्लास में ज्वाइन किया था या जिनको अभी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो मैं उनके लिए एक पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पे देना चाहूंगा कि अगर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ से शुरुआत करके मेरे हर एक सेंटेंस को, हर एक चीजों को जो मैं आज बताऊं उनको ध्यान रखना कि इसी तरीके से एक रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब देखो जरा, जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, मैं आपको हमेशा कहता रहा हूँ बहुत सारी केमिकल इक्वेशन में लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कहीं ना कहीं आपके मन में चलता होगा सर तो हर एक रिएक्शन को मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ये एक्सपीरियंस की चीजें होती हैं और लगता है कि इन्हीं से पेपर बनेगा तो वही होगा। अब जैसे कि ये एक पहला क्वेश्चन है और आपको शायद पता हो, अगर आप कोई बता सकता हो तो मुझे बताए, ये एक सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है जो कि एक नेम्ड रिएक्शन भी है, और मैंने कहा था कि इस रिएक्शन के बिना क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है। सो कैन यू एनीबडी लाइक टेल मी कि यहाँ पे कौन सी नेम्ड रिएक्शन मेंशन है, HVZ। आई थिंक सो दैट लास्ट क्लास की ही रिएक्शन है HVZ, याद है ना। अब देखो HVZ रिएक्शन नाम से नहीं आएगी, ऐसे नाम लेके नहीं आएगा कि भाई HVZ रिएक्शन क्या होती है। कोई भी नेम्ड रिएक्शन अपने नाम से नहीं आती है, उस नाम का एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए तो वो रिएक्शन आखिरकार प्रोसीड कैसे हो रही है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, देखो जरा, ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक है। अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसी भी हेलोजन से और रेड फास्फोरस से होती है तो मैंने कहा था यहाँ पे जो रिएक्शन प्रोसीड होती है उस रिएक्शन को हम कहते हैं HVZ। क्या बोलते हैं इसे, HVZ रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन में क्या होता है, हेलोजन का एटम कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा पोजीशन पे आ जाता है, बस इतना था। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ये वाला है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन कौन सा वाला है, अल्फा है, ठीक है ना। तो जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो यहाँ पे जो हेलोजन हमने यूज किया है वो हेलोजन कौन सा है बेटा, क्लोरीन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये वाला हेलोजन यूज किया है ना। अब यहाँ से क्या होगा कि जो एक क्लोरीन है वो अल्फा पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि जो कंपाउंड यहाँ पे जो ए बनेगा वो कंपाउंड ए ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर देंगे तभी तो हाइड्रोजन लगेगा। CH2 है, जब क्लोरीन यहाँ लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन कम करना होगा, तो CH2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, Cl, और उसके बाद की चीजें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। अब इसका अगर आपको नाम बताना हो तो नाम कैसे बनाओगे, तो वो 1 2 3 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप आता है, और COOH तो है ये, तो ओइक एसिड आएगा, तो मतलब यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम प्रोपेनोइक एसिड होना चाहिए था। अब प्रोपेनोइक एसिड में अल्फा पोजीशन पे कौन है बेटा, क्लोरीन का एटम है, तो इसीलिए इसका जो नाम होना चाहिए वो होना चाहिए अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है बेटा। अब ये बताओ कि अगर आपकी रिएक्शन आती हो तो डायरेक्टली ये लिखने में आपको मुश्किल से 5 या 6 सेकंड का टाइम लगेगा, बस इससे ज्यादा आपको लगने वाला नहीं है। अब ये देखो ए बन गया, तो ए कंपाउंड हमारे पास यहां आ गया। अब आगे देखो, ए तो आपने ये मान लिया, अब आगे हमें क्या करना है, एल्कोहलिक KOH करना है। याद करो शुरुआती दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने कहा था कि अगर आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है तो 2 फॉर्म में मिलता है। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वेस स्टेट में होता है बेटा तो वो कौन सी वाली रिएक्शंस करता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, सभी जानते होंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर यहाँ पे KOH कौन सा वाला मिलता है, एल्कोहलिक KOH मिलता है, तो वो कौन सी रिएक्शन करता है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, तो ये सभी जानते हैं। अभी ये देखो कि यहाँ पे एल्कोहलिक KOH है, तो अगर एल्कोहलिक KOH है विच मींस दिस एल्कोहलिक KOH ब्रिंग्स एलिमिनेशन, तो ये यहाँ पे क्या करवाएगा बेटा, एलिमिनेशन करवाएगा। और किस कंपाउंड में से करवाएगा, किस कंपाउंड में से करवाएगा, यहाँ कीजिए बेटा, ऐसी क्लास नहीं होती मेरी, या तो जब बैठो मत यहाँ पे मेरे सामने, या बैठो तो पूरा यहाँ फोकस करो। तो यहाँ पे KOH एल्कोहलिक है, एलिमिनेशन यहाँ पे होने वाला है। अगर एलिमिनेशन करवाएंगे तो किसका करवाना है, ए का, और ए कंपाउंड ये रहा। तो एलिमिनेशन के दौरान मैंने ये कहा था कि जब भी एलिमिनेशन होता है तो अल्फा कार्बन से हटा है हेलोजन का एटम और बीटा कार्बन से हटा है हाइड्रोजन का एटम। तो अल्फा पे हेलोजन है कि नहीं है, और बीटा पे हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो अगर ये अल्फा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बीटा। तो जब यहाँ से हटेगा हेलोजन, यहाँ से हटेगा हाइड्रोजन, साइड कंपाउंड यहाँ से क्या रिलीज होगा, और दोनों के चले जाने से इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन, मतलब ये बीटा कार्बन है और अल्फा कार्बन, दोनों की एक एक वैलेंसी वैकेंट हो जाएगी। फिर वैलेंसी को, वैकेंट वैलेंसी जो होती है उनको पूरा करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं।
तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या हो जाएगा, अनसैचुरेशन आ जाएगी, मतलब कि डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब जो कंपाउंड बी बनना चाहिए, कंपाउंड बी में क्या होगा, CH2 होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे CH होगा और यहाँ पे COOH होगा। ये हो गया बेटा। तो प्यारे बच्चों, इतना आसान क्वेश्चन जिसे हर वर्ष हमारे ऑर्गेनिक, मैंने कहा था ना कि हर वर्ष 4000 कॉपी मुझे असाइन करते हैं बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो सोचो हर साल बच्चे थे, पढ़ाने के बाद अब 4000 बच्चों की कॉपी जब मेरे हाथों से निकल के जाती है तो मैं कैसे उनको देखता हूँ कि भाई मिस्टेक कहाँ होता है। तो इतने इजी से क्वेश्चन हमारे बच्चे तो करते ही नहीं है, या फिर करते हैं तो पता नहीं कौन सी दुनिया का क्वेश्चन लेके आंसर लेके आते हैं, क्योंकि वो इन चीजों को ध्यान ही नहीं देते। तो भाई क्वेश्चन जो है वो ऐसे होगा। तो ए और बी जो फाइंड आउट करके लेके आना है, क्वेश्चन नंबर आपने डाल दिया, ए लिख दो और बी लिख दो, आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग। तो जरा बताओ, यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी थी, सबसे पहले कंपाउंड कौन सा था, प्रोपेनोइक एसिड। कौन दे रखा है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम लिखो मत लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो कंपाउंड दे रखा था, वो कंपाउंड कार्बोक्सिलिक है, इससे हमें एक हिंट मिलेगी, ठीक है कार्बोक्सिलिक है। फिर गिब्स आउट के ऊपर देखा कि वहां पे क्लोरीन और रेड फास्फोरस है, तो उसे क्या याद आया कि HVZ रिएक्शन होती है। HVZ रिएक्शन में क्या होता है कि जो क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी हमें दे रखा है गिब्स आउट के ऊपर, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे आ जाता है, मतलब कि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी हेलोजन दे रखा हो, चाहे यहाँ पे X2 करके लिखा हो, चाहे Br2 लिखा हो, चाहे Cl2 लिखा हो, वो सारे के सारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक के बराबर में अल्फा पोजीशन पे आ जाएंगे। उसके बाद वहां पे एक अलग ही देखो, ये अभी अब मैं हमेशा शुरुआत में मैंने कहा था ना, याद होगा मैंने कहा था ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वन। तो ये देखो कि ये वाला जो कन्वर्जन है कहाँ से आया है, कार्बोक्सिलिक से, जो कि सबसे लास्ट में है, और ये कहाँ से आया, हेलो एल्केन से। अब देख लो जरा, यानी कि एक छोटे से सेंटेंस में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि पूरा मेचर होना चाहिए, यानी कि चैप्टर नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर यहाँ काम ही नहीं करता, यहाँ चैप्टर नहीं चलता, यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है। इसीलिए आज क्लास का नाम भी यही है, रिवीजन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डे 1। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे कोई चैप्टर नहीं काम करेगा, पूरा आपको रिवीजन होना चाहिए आपको। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन हो गया। और भी बढ़ते हैं, मेच्योरिटी लेवल बढ़ाते हैं, लेकिन आज की क्लास सिर्फ इतना देखना है कि सर कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें से शायद ये सभी कन्वर्जन आएगा जो आपकी नोटबुक में उसका आंसर नहीं लिखा हुआ, सब कुछ वहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं है बाकी। इसीलिए नोट्स होना, नोट्स अपने बना लिए होंगे सभी ने, है ना। अभी देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन, देखो जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा, सेकंड में कहा गया है इन द रिएक्शन द प्रोडक्ट सी इज, सी क्या होगा ये बताना है, प्रोडक्ट यहाँ पे सी जो बन के आएगा वो क्या होगा। तो फिर से बेटा कार्बोक्सिलिक आ गया, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले आपको करवाना है रिडक्शन, क्या करवाना है, रिडक्शन, क्योंकि LiAlH4 सभी जानते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो यहाँ पे कंपाउंड कोई मिलेगा तो क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, सॉरी ए मिलेगा, जो भी मिलेगा मुझे क्या पता क्या मिलेगा, ए मिलेगा। फिर उसकी रिएक्शन किससे करवानी है, PCl3 से करवानी है। अब PCl3 से करवाएंगे तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा। फिर उनकी रिएक्शन किससे करानी है, एल्कोहलिक एसिड से, तो फिर क्या मिलेगा, सी। इसे लिख लेते हैं और फिर आपके साथ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक है क्या बेटा, तो हमने यहाँ पे इथेनोइक एसिड ले लिया बेटा, ठीक है। तो CH3COOH, इतना चेंज तो हम कर ही सकते हैं, क्लास 12th में इतना चेंज तो कर ही सकते हैं। बीइंग अ 12th स्टूडेंट, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लिखा हो तो उसे ऐसे तो लिख ही सकते हैं हम लोग, इतनी तो हमने चीजें सीखी है भाई। इथेनोइक एसिड वहां ऐसे लिखा है, हम बॉन्ड लगा के दिखा सकते हैं। बॉन्ड लगा के क्यों दिखाते हैं कि चीजें आसान हो जाती हैं, बस और कुछ नहीं है। अब जैसा कि पता है कि इसकी रिएक्शन जो करवाई गई थी वो करवाई गई थी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, LiAlH4 से। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या मिला था, ए मिला था। फिर इसकी रिएक्शन जो करवाई गई थी बेटा वो PCl3 से करवाई गई थी, है ना। तो यहाँ पे लिखा बेटा हमने PCl3, तो यहाँ जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, बी मिलेगा। और फिर इसकी रिएक्शन जो करवाई गई थी वो किससे करवाई गई थी, एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH। एक बात बताओ बेटा, पुरानी क्वेश्चन में जो अभी क्वेश्चन दिया था और इस क्वेश्चन में कुछ तो कॉमन है कि नहीं है, क्या क्या चीज कॉमन है, एक कॉमन जो रिएजेंट वहां पे यूज किया गया था वो यहाँ पे भी यूज किया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले क्वेश्चन का एक्सपीरियंस काम देगा, और दूसरा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो भी उधर कार्बोक्सिलिक था। अब मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन अगर वास्तव में इसे बिलोंग करना चाहूं किसी टॉपिक में, तो ये टॉपिक कहाँ आना चाहिए, ये टॉपिक आना चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो कार्बोक्सिलिक की प्रॉपर्टी ही रही होगी, है ना। तो लेट बिगिन। अब यहाँ पे सब चीजों के बारे में एक एक करके इंट्रो करना है। देखो सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हम लोग यहाँ पे इसे ऐसे याद करते हैं, मतलब ऐसे करते हैं जैसे कि हमें सभी को पता है कि LiAlH4 जो है क्या है, और PCl3 क्या है, PCl3 एक न्यूक्लियोफाइल है ना। PCl3 क्या है, न्यूक्लियोफाइल।
और एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन के एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब ये यहाँ पे एक एलिमिनेटिंग रीजेंट है ना? ये यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे एलिमिनेटिंग रीजेंट। तो सबके बारे में पता है, और यही तो होते हैं बेटा केमिस्ट्री के टूल्स। अगर ये पता है तो फिर कंपाउंड क्या करेगा? कुछ नहीं, हमें सब पता है क्या करना है। सो लेट बिगिन, शुरुआत करिए बेटा, शुरुआत करते हैं। क्या करवाना है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो वो क्या करवाता है? रिडक्शन। और रिडक्शन के प्रोसेस में जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो कंपाउंड को क्या देता है? हाइड्रोजन। तो अगर इस कंपाउंड को हम हाइड्रोजन देंगे तो पॉसिबल कंपाउंड क्या होना चाहिए? अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक से क्या बन सकता है? अल्कोहल। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो कितने कार्बन का था जरा बताओ? 2 कार्बन का, है ना? तो जो अल्कोहल भी बनेगा वो कितने कार्बन का बनेगा? क्या हम 2 कार्बन वाले अल्कोहल को जानते हैं? क्या फॉर्मूला होता है उसका? CH3CH2OH, यही होता है ना? पक्का ना? पहला स्टेप हो गया, क्या बन के आ गया? A। अब इसकी रिएक्शन किसे करानी है? PCl3 क्या करता था? OH हटा करके Cl लगा देता था, यही करता था ना? OH हटा के क्या लगाता था? अच्छा, इस रिएक्शन में अगर मैं साइड कंपाउंड पूछूं, साइड कंपाउंड यहाँ पे क्या निकलेगा? और जब ये PCl3 जब यहाँ रिएक्शन करता था एल्कोहल से, ये एल्कोहल की प्रॉपर्टीज है, मैंने एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करवाई थी, है ना? PCl3 के साथ SN2 मैकेनिज्म होती है और PCl5 के साथ SNI मैकेनिज्म होती है, ये ध्यान रखना। SNI PCl5 SOCl2 केस में होती है, बाकी PCl3 PBr3 PI के केस में कौन सी मैकेनिज्म होती है? SN2 मैकेनिज्म होती है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, जिसमें जो Cl होता है वो किसकी जगह आ जाता है? OH की जगह। OH हटके यहाँ पे क्या लग जाएगा? Cl। और साइड कंपाउंड तो निकलता है PCl3 का साइड कंपाउंड तो पता ही होगा आपको। साइड कंपाउंड क्या था इसका? H3PO3, ये इसका साइड कंपाउंड होता है PCl3 का। हमने सभी ने क्लास ले रखी है पहले और हमको सबको पता है। तो यहाँ पे OH हटके क्या लगने वाला है बेटा? Cl। तो यहाँ पे जो कंपाउंड B आएगा वो कंपाउंड B क्या होगा? CH3CH2 CH3CH2 और क्या आ जाएगा? Cl। तो CH3CH2 Cl आ गया, यहां तक पहुंच गए। आगे बेटा हमारे पास क्या है? एल्कोहलिक क्यूएच है, और एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है? एलिमिनेशन। क्या करता है बच्चों? एलिमिनेशन के तो आप जानते होंगे, अल्फा कार्बन से क्या हटता है? हेलोजन। और बीटा से क्या हटता है? तो यहाँ जो साइड कंपाउंड निकलेगा वो क्या निकलेगा? HCl। यहाँ से Cl और यहाँ से H, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या हो जाएगा? अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनना चाहिए दैट इज CH2, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। आसान है ना बेटा? बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थोड़ा सा रिवीजन चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता था एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा था, फिर गिब्स आउट के ऊपर LiAlH4 है, विच इन्फॉर्म अस, जो कि हमें जानकारी दे रहा है कि जो भी कंपाउंड हमें दे रखा है उस कंपाउंड का रिडक्शन करना है, बिकॉज जो खुद मेंशन है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर दे रखा था PCl3। PCl3 एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि न्यूक्लियोफाइल देता है, कौन सी वाली? Cl। अगर PBr3 होता तो Br दे देता, PI3 होता अगर PCl5 होता Cl दे देता, SOCl2 होता Cl देता, ये सारे न्यूक्लियोफाइल में ही आते हैं। उसके बाद KOH एल्कोहलिक था तो अभी पढ़ा था एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान रखते हैं? अल्फा बीटा। अल्फा से क्या हटता है? हेलोजन। बीटा से क्या हटता है? ये दोनों साइड निकल जाते हैं, साइड कंपाउंड बना लेते हैं। अल्फा बीटा क्या हो जाता है? अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। अब मैंने जैसा कहा था इन तीनों को लिखने के लिए मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगेंगी, है ना? पक्का है ना? और ये 2 नंबर से कम में नहीं आने वाला क्वेश्चन ये वाला, तो 10 सेकंड में 2 मार्क्स ऑप्शन कर रहे हो, इसीलिए 5 नंबर का क्वेश्चन 30 सेकंड में हो जाता है, लॉन्ग आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं बेटा, ये देखो जरा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आई थिंक ये लास्ट टाइम भी हुआ है, फिर से आ गया ये। आई थिंक ये 30, मतलब एक बार हमने अपने टॉपिक में किया है इसे, और एक बार लास्ट टाइम जब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवा रहा था तब किया था, और ये फिर से आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि एक एल्काइन है 3 कार्बन वाली, और उसकी रिएक्शन 1% मरकरी सल्फेट 40% H2SO4 से करानी है। ए बनेगा, आइसोमेरिजेशन होगी, और कौन सी वाली आइसोमेरिजेशन? टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म के बाद जो भी कंपाउंड एसीटोन है वो बन के आना है। तो आपको बताना है इसमें जो प्रोडक्ट ए है वो ए क्या होगा। ठीक है ना? इतनी आसान रिएक्शन है। और फिर आप कहोते हो सर आपने तो बता दिया था भाई, अब मैंने तो बता दिया, करना आपका काम है ना? कितनी बार बताया वाला क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C है, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे क्या है? CH। अब यहाँ पे गिब्स आउट है बेटा, गिब्स आउट के ऊपर यहाँ पे 1% आपको मरकरी सल्फेट दे रखा है HgSO4, और 40% आपको सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है H2SO4। उसके बाद यहाँ कंपाउंड क्या मिलेगा? A। अब A के बाद यहाँ पे उसने लिखा कि आइसोमेरिजेशन होना है, आइसोमेरिजेशन, आइसोमेरिजेशन। अब कौन सी आइसोमेरिज्म होगी ये तो आपको पता ही होना चाहिए।
टॉटोमेरिज्म होगी और यहाँ पे कंपाउंड क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा, CH3 COCH3। ठीक है, अब इस कंपाउंड की ट्रिक क्या है जरा बताओ, इसमें क्या चीज मिसिंग होती है, वाटर। इस रिएक्शन में वाटर मिसिंग होता है जो इक्वेशन में नहीं दिया जाता, लेकिन हम लोगों ने तो पढ़ा है ना, तो पता होना चाहिए। क्योंकि अगर 1% मर्करी सल्फेट है तो 99% क्या होगा, पानी होगा। सिंपल सी बात है ना, अगर 1% अगर मर्करी सल्फेट है तो 99% क्या होगा, पानी होगा। और यही तो क्वेश्चन की ट्रिक है ना। यहाँ पे अच्छा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम ये रिएक्शन करवाई थी तो अनफॉर्गेटली मैंने इसका नाम रोजनवुड बता दिया था, लेकिन ये रोजनवुड रिएक्शन नहीं थी, ये थी कैटालाइटिकल हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का कैटालाइटिकल हाइड्रेशन था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1% अगर मरकरी सल्फेट है तो यहाँ पे 99% क्या रहा होगा बेटा, वाटर। ठीक है, अब सर की कुछ ट्रिक तो याद करो, सर ने पहले बता रखी है। क्या, कार्बन बिटवीन कार्बन क्या दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे तो एडिशन क्या होने वाला है, अब एडिशन किसका करेंगे, पानी का। अब पानी का जो एडिशन होगा वो किससे होगा, मार्कोनिक ऑफ होगा। पानी के पास अफजल कौन कौन से आयन होते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव कौन से कार्बन के साथ ऐड होगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और H कहाँ जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। ऐड कहाँ करना है, इस सिस्टम में करना है। तो यहाँ देखो किसके पास कार्बन कम है और किसके पास हाइड्रोजन कम है और किसके पास ज्यादा है, C के पास कम है और CH के पास ज्यादा है। तो OH वाला जो पार्ट आना चाहिए वो कहाँ आना चाहिए, इसके पास। तो देखो जरा कंपाउंड ए क्या बनेगा, पानी के पास यहाँ पे नितिन दो आयन है, एक है H पॉजिटिव और दूसरा क्या है, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव यहाँ ले आओ, H यहाँ ले आओ, तो कंपाउंड जो ए बनेगा, ए कंपाउंड कौन सा होगा, CH3, और यहाँ पे C के साथ क्या आ गया, OH। अब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, और उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, CH2। फिर आपको मैंने बताया था इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आइसोमेराइजेशन होती है। और कौन सी आइसोमेराइजेशन होती है, टॉटोमेरिज्म होती है। और टॉटोमेरिज्म क्या है सर, इस तरह की आइसोमेरिज्म में हाइड्रोजन का जो एटम होता है, हाइड्रोजन का एटम, वो एक एटम को छोड़ के दूसरे एटम पर चला जाता है ना। और डबल बॉन्ड जो होता है वो भी शिफ्ट हो जाता है। तो देखो जरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ से ऑक्सीजन को छोड़ के किसके पास चला जाएगा, कार्बन के पास, और यहां से डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा सर, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे C और डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। बन गया ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, आप सभी जानते हैं। तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये थोड़ा सा बड़ा है। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस दे रखा है ना, उसमें आपको पहचानना है कि A क्या होगा, B क्या होगा, C क्या होगा और D क्या होगा, यहां तक पहचानना है। तो देख लेते हैं वो सीक्वेंस कौन सा है, वो देखो जरा। एक एल्कोहल है, एल्कोहल की रिएक्शन P+I2 से करानी है। ठीक है ना, किससे करानी है, और उसके बाद A बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन किससे करानी है, मैग्नीशियम से, तो B बनेगा। जब मैग्नीशियम से कराओगे तो ईथर की प्रेजेंस भी चाहिए। फिर उसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराओगे तो C बनेगा, और उसकी रिएक्शन फिर वाटर से कराओगे तो क्या बनेगा, D। इसको करते हैं कैसे होगा, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले बेटा क्या है, इथेनॉल है ना बेटा, तो यहाँ पे इथेनॉल ले लिया, CH3 CH2OH, यही है ना। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन जो हो रही है P+I2 से हो रही है, तो हमने यहाँ लिखा P और प्लस I2। ठीक है, कंपाउंड क्या बनेगा, A बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन जो करवानी है वो Mg से करवानी है, और Mg से जो करवा रहे हो वो ईथर की प्रेजेंस में करवा रहे हो, तो कंपाउंड क्या मिलेगा बेटा, B। अब B कंपाउंड बनने के बाद इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे HCHO से, तो क्या कंपाउंड क्या मिलेगा बेटा, C। अब C कंपाउंड बनने के बाद इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, H2 से, तो कंपाउंड क्या मिलेगा, D। ये करना है। तो कैसे करेंगे वो देखो बेटा, बहुत ही इजी रिएक्शन है। अब यहाँ पे आपको अभी वापस अगर मैं आता हूं तो ये वाला प्रोसेस दे रखा है, ये वाला। PCl3 के बारे में हमने क्या बताया था, न्यूक्लियोफाइल, यानी कि वो न्यूक्लियोफाइल देने के लिए आता है। अगर PCl3 है तो Cl देने के लिए आएगा, PBr3 होगा तो Br देने आएगा, PI3 होगा तो I देने आएगा। मैकेनिज्म का पाथ कौन सा होगा, तो अगर यहां पे हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे PI3 नहीं दे रखा है, P+I2 दे रखा है। अब बच्चा अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएगा तो उसको पता है कि डेफिनेटली जब फास्फोरस आयोडीन के साथ ट्रीट करेगा तो वो क्या बनाएगा, PI3 बनाएगा। क्या बनाएगा, अगर वो सोचे कि PI3 से PI5 बनाएगा तो चलो PI5 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो PI3 और PI5 दोनों ही क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और दोनों ही केस में क्या मिलेगा, I। बस पाथ अलग अलग हो जाएंगे। अगर आप PI5 सपोज करोगे तो SNI पाथ होगा, और अगर PI3 लेके चलोगे
तो SN2 पाथ होगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो अगर इसने कंफ्यूजन करने की कोशिश की तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये जो बंदा यहाँ लिख रखा है इसका मतलब हमारे बच्चे को समझ में आएगा या तो PI3 या फिर क्या समझ में आएगा, और ये बेसिकली दोनों कौन है, ये बेसिकली है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, है ना, कौन है ये। और जब भी ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, न्यूक्लियोफाइल। OH हटा करके क्या लग जाएगा, I लग जाएगा। यहाँ पे और चाहो तो थोड़ा सा और बाइफिकेशन कर सकते हो। PI3 के केस में जो पाथ फॉलो होगा मैकेनिज्म का वो SN2 होगा, और PI5 के केस में कौन सा पाथ फॉलो होगा, SNI। जिन्होंने SN2 SNI या SN1 नहीं पढ़ रखा है लेक्चर वीडियो में जाओ और वहां देखो कि SN1 SN2 SNI क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे OH को हटाना है और क्या लगाना है, I लगाना है। और जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, वो जानते ही नहीं है क्या होता है, तो P कहाँ चला गया, I2 से I कहाँ चला गया, तो ये सब फिक्स है हमारे माइंड में, है ना, सब कुछ फिक्स्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इस OH को उठा के क्या लगा देंगे, I। अभी आप देखते होंगे कि मैंने क्वेश्चन सिर्फ एक बार पढ़ा, मुझे सारा क्वेश्चन याद हो जाता है, क्योंकि इस समय मेरा जो माइंड है ना वो केमिकल माइंड है, और वही मैं चाहता था कि मेरे बच्चों का भी ऐसे ही हो जाए। अभी फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ ध्यान नहीं है, अभी सिर्फ ये ध्यान है। तो एक बार में चीजें समझ में आ जाती है कि क्या क्या लिखना है, और सारे सीक्वेंसेस हैं। तो OH को हटा के क्या लगा देंगे, जरा बताओ क्या लगाएंगे बेटा, I। तो यहाँ जो कंपाउंड A बनना चाहिए क्या बनना चाहिए, जरा बताओ, CH3 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, और OH को हटाके क्या लग जाएगा बेटा, पहला कंपाउंड हो गया, A हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे A बन गया, इसकी रिएक्शन किससे कराने, जरा बताओ, मैग्नीशियम से। अब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल एक ही रिएक्शन ऐसी है जहां पे मैग्नीशियम मेटल यूज करते हैं, और वो भी किस पर्पज से, RMGX बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए। तो भाई यहाँ पे जो कंपाउंड बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, RMGX। अच्छा ये जो कंपाउंड है वो क्या है, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है कि नहीं है, क्या नाम है, इथाइल आयोडाइड। तो हमने ये सीखा था, सर ने सिखाया था कि जब भी हमारा हेलो एल्केन ट्रीट करता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, इन अ प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ईथर, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन के आता है वो क्या बन के आता है, RMGX। यानी कि R और X के बीच में मैग्नीशियम मेटल आ जाती है। तो R यहाँ पे क्या है, कार्बन की चेन है ये वाली, X यहाँ पे क्या है, उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो कंपाउंड B बनना चाहिए, कंपाउंड B जो आना चाहिए वो आना चाहिए इथाइल, इथाइल आ गया ना, उसके बाद मैग्नीशियम, और उसके बाद आयोडाइड। तो ये जो कंपाउंड बन के आया है ये इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट है ना, बी तक आ गए। अब जब ये कंपाउंड बनता है तो इसकी एक पहचान तो आप ही जानते होंगे कि इसमें जो MgI वाला जो पार्ट होता है पॉजिटिव होता है, और कार्बन वाला पार्ट क्या होता है। तो शुरुआत से बातें ही वही बताई गई हैं जो हमेशा काम देगी, तो उन्हीं को फॉलो करो, ना बुक की आवश्यकता है ना किसी की आवश्यकता, बस हर की चीजें जानने को सर ने क्या बताया था वही चीजें फॉलो करनी है। अब इतना बनने के बाद फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवानी है। अब फॉर्मेल्डिहाइड को अगर सही तरीके से लिखेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड तो ऐसे लिखा जाएगा, HCH ऐसे लिखा जाएगा ना। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर आपको सिखाया गया था कि कार्बन पे होता है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या होता है। अब बी कंपाउंड हमें पता है वो ये वाला है, अब इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से हो रही है, फॉर्मेल्डिहाइड ये रहा। तो अब जो नेगेटिव पोर्शन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन जो आपको यहां दिख रहा है, ये किसको अप्रोच करेगा, पॉजिटिव पार्ट को। और अगर इसने ऐसा किया तो पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज होके कहां पहुंचेगा, ऑक्सीजन पे पहुंच जाएगा, और उसके पास कौन आ जाएगा, MgI। मतलब पॉजिटिव पार्ट के पास नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट के पास। तो अब जो यहाँ पे कंपाउंड बनना चाहिए, मतलब नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, जरा बताओ। सर हमने यहाँ पे C कंपाउंड के बाद लिख रहे हैं, तो पहले लिखेंगे कार्बन। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, और इस कार्बन को जो अप्रोच करेगा वो कौन अप्रोच करेगा बेटा, कौन अप्रोच करेगा बताओ जरा, CH3 CH2। तो इसने किसका अप्रोच किया, कार्बन को किया ना, यहां से लिखो जरा। तो यहां लिखा हमने CH3, उसके बाद क्या है बेटा हमारे पास CH2, और ये जो पोर्शन है किसका अप्रोच कर रहा है, इस कार्बन को। तो अब इस कार्बन को लिखा यहाँ पे, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कौन मिलेगा, MgI। अब MgI में सभी जानते हैं ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है ना। अब इतना होने के बाद इसका क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस के दौरान हम जानते हैं कि पानी के पास 2 पार्ट होते हैं, H+ और OH नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट है इसको पॉजिटिव पार्ट से रिप्लेस कर दो, H+ आयन किसकी जगह आ जाएगा, MgI की जगह आ जाएगा, और ये पहुंच जाएगा किसके पास, OH के पास। तो यहाँ पे साइड कंपाउंड निकलना चाहिए, वो क्या निकलना चाहिए, Mg को हमने क्या दिया है, OH, और यहाँ पे क्या था, I। MgO चाहे साइड कंपाउंड निकल गया, H यहाँ आ जाएगा। तो H जब यहाँ आएगा तो कंपाउंड D जो बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या आ गया, OH। ठीक है, ये आ गया ना। अब इस रिएक्शन को एक तरह से और यूज करते हैं, जब फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन हो रही है तो वहां बताऊंगा, लेकिन आज ही बता के जा रहा हूं।
आप अपने इनिशियल कंपाउंड को और फाइनल कंपाउंड को जरा ध्यान से देखो। अगर आप अपने इनिशियल कंपाउंड को और फाइनल कंपाउंड को देखोगे तो इनिशियल कंपाउंड जो था वो ये वाला था, इथेनॉल था ना, और फाइनल कंपाउंड जो बन के आया है वो क्या बन के आया है? प्रोपेनॉल। क्या बन के आया है? अब इस ट्रिक का यूज, मतलब ये सीक्वेंस क्यों दे रखा था? अगर किसी बुक में, किसी क्वेश्चन पेपर में अगर कोई एक वर्ड लिखा हुआ है तो उसका अपने एक बहुत गहरा मतलब होता है, और यहाँ सीक्वेंस का एक बहुत गहरा मतलब था, क्योंकि इस सीक्वेंस को बच्चा एबीसीडी की तरह यूज करता है केमिस्ट्री के अंदर। ये एबीसीडी एक तरह से मान लो। सर ये सीक्वेंस का मतलब समझाओ जरा। तो मैंने अभी आपको फोकस करवाया इनिशियल कंपाउंड पे और फाइनल कंपाउंड पे। दोनों में क्या कॉमन है और क्या डिफरेंस जरा बताओ। फंक्शनल ग्रुप कॉमन है, कार्बन चेन डिफरेंट है। वो 2 कार्बन का एल्कोहल था। तो कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें एक एल्कोहल दे रखा होता है, whatever कार्बन मेंशन्ड ओवर देयर, डोंट केयर, लेकिन जो एल्कोहल बना के लेके आना है उसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा है। अब जैसे कि इथेनॉल से प्रोपेनॉल बनाना है तो मतलब एक कार्बन बढ़ाना है, प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल लेके आना है तो एक कार्बन बढ़ाना है। तो कार्बन जब भी बढ़ाना हो एक कंपाउंड के अंदर, वो भी एल्कोहल के केस में, तो सबसे अच्छा तरीका होता है आरएमजीएक्स ट्रीटमेंट। क्या होता है? आरएमजीएक्स ट्रीटमेंट करके आप बड़ी ही आसानी से कंपाउंड में चीजें बढ़ा सकते हो। ठीक है ना? पहले क्या करोगे? एल्कोहल लोगे, उसका आरएमजीएक्स ट्रीटमेंट करवाओगे, फिर आरएमजीएक्स की रिएक्शन कैसे कराओगे? फॉर्मेल्डिहाइड से। ठीक है? तो कार्बन बढ़ाने के लिए क्या यूज किया जाता है? आरएमजीएक्स। और एक कंपाउंड और भी है जो कार्बन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, और वो है केसीएन। पूरी केमिस्ट्री में 2 ही तरीके हैं, जब भी कार्बन बढ़ाने के लिए दिया जाता है हमको तो 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है आरएमजीएक्स ट्रीटमेंट और एक केसीएन ट्रीटमेंट। केसीएन के द्वारा भी कार्बन बढ़ाने का काम करते हैं और आरएमजीएक्स के द्वारा भी कार्बन बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे नोट करके लिखना चाहूंगा, एक नोट लिखना चाहूंगा, आरएमजीएक्स एंड केसीएन, RMGX and KCN treatments are used for, किसके लिए यूज करते हैं? फॉर इंक्रीज कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन एटम बढ़ाने हो तो ये ट्रीटमेंट करा जाता है। अब इनमें से केसीएन कब यूज किया जाता है और आरएमजीएक्स कब यूज किया जाता है? आसपास आप अपने इस एरिया में तो घूमे ही होंगे आप लोग। इस एरिया में आप लोग घूमे हैं ना? आसपास के एरिया में 2-4-5 किलोमीटर तो एरिया में घूमे होंगे ना? ये अपना एक आसपास एक अपने पास ही एक बहुत अच्छी क्रॉसिंग है, बहुत फेमस है, रामबाग। नाम सुना है ना? अगर और इधर जाएंगे तो इधर एक रूरल एरिया है, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, बहुत रूरल एरिया इधर का है। इधर जाएंगे तो अपने मथुरा, दिल्ली, कोशी सब जाते हैं। तो अगर इधर से उधर जाना है ना तो आपको रामबाग तो आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा ना। तो याद रखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जहां पे कुछ नया कंपाउंड बनाने के लिए पहले आपको उस कंपाउंड को तो बनाना ही पड़ेगा। तो जो आरएमजीएक्स ट्रीटमेंट होता है ये होता है बेटा एल्कोहल के साथ, है ना? एल्कोहल के साथ। और केसीएन ट्रीटमेंट जो होता है वो आरएक्स के साथ होता है। मतलब अभी तो एक एल्कोहल से दूसरा एल्कोहल बनाए अधिक कार्बन के साथ। मान लो कि किसी केस में एल्कोहल नहीं है, कुछ और कंपाउंड है, लेकिन आपको यहाँ पे लेकिन जैसे अमाइन दे रखा है, CH3 CH2 NH2 दे रखा है और प्रोपेनॉल लेके आना है। तो एक बात तो समझ में आ चुकी है कि अमाइन में 2 कार्बन थे और एल्कोहल में 3 कार्बन, मतलब कार्बन तो बढ़ाना ही है। अब कार्बन बढ़ाना है, इसका मतलब मुझे क्या करना है कि कंपाउंड में आरएमजीएक्स या केसीएन ट्रीटमेंट दोनों में से कोई सा भी लगाना है। अब कौन सा लगाओगे? आप उस अमाइन को आरएक्स में बदल सकते हो या एल्कोहल में बदल सकते हो, ये आपकी डिपेंडेंसी पे डिपेंड करेगा। अगर आपने उस अमाइन को एल्कोहल में चेंज कर लिया, आप जानते हैं, तो फिर आरएमजीएक्स ट्रीटमेंट करो। और आपने जब उस अमाइन को हेलोएल्केन में चेंज कर लिया तो केसीएन ट्रीटमेंट करो। इनके भी एक्सपीरियंस मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये पॉइंट्स आपको बता दिए। यानी कि डायरेक्टली कोई कन्वर्जन नहीं हो सकता, जैसे कि यहाँ तो डायरेक्टली ही हो रखा है, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी कंपाउंड अगर उसमें कार्बन बढ़ाने हैं तो या तो आरएमजीएक्स ट्रीटमेंट या केसीएन ट्रीटमेंट। आरएमजीएक्स के साथ रिएक्शन जब करवाओगे जब आपके बराबर में एल्कोहल होगा, केसीएन जब करवाओगे जब आपके पास कंपाउंड हेलोएल्केन होगा। अब आपको ध्यान देना, अगर वो हेलोएल्केन और एल्कोहल प्रॉपर दे रखा है तो टेंशन की बात ही नहीं है, फिर तो डायरेक्टली आरएमजीएक्स करवाओ और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस करवाओ, बन जाएगा कंपाउंड। लेकिन मान लो कि एल्कोहल ही नहीं होता, कोई और कंपाउंड है, तो पहले उसे क्या बनाना पड़ेगा? एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे इथाइल एल्कोहल नहीं है, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड होता। क्या होता? इथाइल क्लोराइड होता। तो मैं यहाँ पे कंपाउंड है अलग तरीके से करता, फिर मैं KCN के साथ ट्रीटमेंट करता। वो भी करके दिखा देंगे, अभी हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में आ जाए ऐसा कुछ। 8 वाला ही है क्या? ये देखो भाई आ गया, नेकी और पूछ पूछे आ गया। 8 वाले भी डिस्कस कर लो भाई, है ना। ये देखो 8 वाला, अब यहाँ पे CH3Br है, KCN से करेंगे तो X मिलेगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो Y मिलेगा। अब KCN आया तो एक बात तो कन्फर्म, कार्बन बढ़ाने के लिए आया है ना। KCN काय के लिए आता है? तो पहले से लिख लो फिर करते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 करो भाई जरा। क्वेश्चन नंबर 8 था यहाँ पे CH3Br, है ना बेटा। इसकी रिएक्शन जो होगी बेटा वो किससे होगी बेटा? KCN से। किससे होगी? पोटेशियम साइनाइड, है ना। कंपाउंड क्या मिल रहा है? X। अब उसका क्या करा रहे हैं बेटा हम लोग? हाइड्रोलाइसिस। क्या करवा रहे हैं बेटा? यानी कि H3O प्लस। अच्छा इसे एक तरीके से और लिखते हैं ना, क्या होता है? H2O/H प्लस, ठीक है। तो कंपाउंड यहाँ क्या मिलेगा? Y। तो देखो बेटा कैसे होगा, सब बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा CH3 और यहाँ पे Br, ठीक है, CH3Br लिख लिया। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन कैसे कराएंगे? KCN से। किससे कराएंगे? अब KCN से कराएंगे तो एक बात तो कंफर्म है कि KCN हमें एक न्यूक्लियोफाइल देता है CN, जो कि किसको हटा देगा? Br को। तो KCN जब Br को हटा देगा तो CN लग जाएगा, तो CN लग जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मिथाइल साइनाइड, CH3CN। CH3CN को अगर ढंग से लिखेंगे तो C=N लिखा जाता है ना। अब इसका क्या करवाना है? हाइड्रोलाइसिस। तो हमने इसका करवाया यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अगर आपको याद हो तो मैंने हाइड्रोलाइसिस के 2 केस सिखाए थे बेटा, सिखाए ना। एक तो सिखाया है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और एक क्या सिखाया है? अब एक बात बताओ कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कब करोगे और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कब करोगे? देखो कंप्लीट कब करोगे, पार्शियल कब करोगे? अगर वहां पे H2O के नीचे लिख रखा है कि पार्शियल करो भाई, तो ही पार्शियल करना है, वरना तो क्या मान के चलेंगे? कंप्लीट। अगर पार्शियल उसने मेंशन किया है कि पार्शियल ही करना है तो पार्शियल करो, वरना क्या करो? कंप्लीट। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 चीजें सिखाई थी, अगर आपको याद हो, कि जब भी हमें साइनाइड ग्रुप दिया जाता है और जब उसका क्या कराते हैं? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, है ना, मतलब कि पानी के साथ जब उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे कंपाउंड जो मिलता है वो क्या मिलता है? CONH2। क्या मिलता है बेटा? और ये कौन सा ग्रुप है? अमाइड। और अगर इसी CN का आपने क्या करवाया? CH, यानी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि जो CN जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो अभी यहाँ मेंशन तो है नहीं बेटा, क्या चीज मेंशन नहीं है? पार्शियल मेंशन नहीं है, तो क्या मान के चलेंगे? और कंप्लीट में जहां पे CN है वो क्या बन जाएगा? COOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे CH3 तो था ही था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? COOH। आप चाहो तो चेक कर सकते हो इस कंपाउंड के कार्बन और इस कंपाउंड के कार्बन, चेक कर लो। इस कंपाउंड में कितने कार्बन थे और वहां कितने? 2। समझ गए ना आप लोग? यानी कि जो KCN आता है तो उस तरह से आता है। अभी भी इसके बहुत तरीके हैं, आगे मैं आपको सिखाऊंगा, इसीलिए कहा सब कुछ लाइक राउंड है, एवरीथिंग इज राउंड। कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं भी जा सकते हो आप लोग। बड़ी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ हो ही नहीं सकता। कहीं से भी स्टार्ट करके किधर भी जा सकते हो, यही तो खेल है बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब हमें समझ में आ गया कि सर हमें 2 चीजें सीख ली आज। व्हेनेवर वी वांट टू लाइक इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द कार्बन चेन, तो सर याद है प्रोसीजर, लेकिन प्रैक्टिस अभी करेंगे इसकी। क्या याद है? एक तरीका तो है RMGX वाला और एक है KCN वाला, लेकिन RMGX कब करना है और KCN कब करना है? RMGX करना है एल्कोहल के केस में और KCN करना है हेलोएल्केन के केस में। अब मान लो कि कोई अगर जैसे कि इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको हेलोएल्केन ही दे रखा है और तब KCN किया, लेकिन अगर इसकी कोई और कंपाउंड दे रखा होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे CH3Br ना दे करके यहाँ पे CH3OH दिया जाता, क्या दिया जाता? और फिर मुझे इसे बनाना होता CH3COOH, अगर ये बनाना होता, ठीक है ना। समझना ध्यान से, इस कंपाउंड से मुझे ये बनाना है ना। तो मैं क्या करूंगा कि कार्बन बढ़ाने, बात तो समझ में आ गई, एक कार्बन का एल्कोहल है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिल है, तो कार्बन बढ़ाने या तो KCN या फिर एल्कोहल है तो आप RMGX ट्रीटमेंट भी करा सकते हो, वो हमने कर रखा है। लेकिन अभी फिलहाल हम जो करेंगे वो कौन सा करेंगे? KCN के लिए एल्कोहल नहीं चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? हेलोएल्केन चाहिए होता है। अब एल्कोहल को हेलोएल्केन में लाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा वाला है? PCl3, PCl5, PBr5 और SOCl2, इनमें से कोई सा तरीका करा दो, एक ही स्टेप बन के आ जाता है। तो अगर मैंने काम किया यहाँ पे CH3OH ले लिया ना, इसके रिएक्शन कैसे कराई जाए? SOCl2 से करा लो। सूरज ने कहा है तो उसके भाई उनको जरा फॉलो करो, SOCl2 करा लो। एक ही स्टेप में OH हट के क्या लग जाएगा?
Cl, ये लग जाएगा ना। अब क्या करोगे, KCN, क्या करोगे, KCN डाल दो, Cn यहां जाएगा, साइड कंपाउंड क्या निकलेगा, तो अब जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CN। अब क्या करोगे इसका हाइड्रोलाइसिस। अब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस जब करोगे तो कौन सा वाला, कंप्लीट, तो Cn किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में, तो CH3COOH, ये बन के आ गया। समझ गए ना आप लोग, यानी कि रेस्ट्रिक्शन रूल है, रूल्स पर ध्यान रखने हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में मैंने सिर्फ इनिशिएशन करा है, एंड यू मस्ट गो थ्रू दिस शीट। इफ योर एग्जामिनेशन इज नॉट गोइंग ऑन इन स्कूल देन यू कैन टेक लीव, एंड इसको पूरा करो एक दिन में। कॉपी आपके पास है, जहां कन्वर्जन में लगे कि वो नहीं आ रहा है, तो एक छोटा सा निमोनिक और हिंट और दे दूं, बाकी सारे बच्चे जानते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए। जैसे इस रिएक्शन में समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, मैं कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो मैंने बस ये कंपाउंड देखा, ये कौन है, ये हेलोएल्केन है, CH3Br है, मिथाइल ब्रोमाइड। तो मैं अपनी कॉपी में हेलोएल्केन की प्रॉपर्टी निकालूंगा, कॉपी खोली और हेलोएल्केन की प्रॉपर्टी निकाली, और उसमें देखा कि सर ने KCN के साथ रिएक्शन करवाई है, तो क्या बनाए, तो वहां समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या होगा, तो ये इथाइल आयोडाइड है, ये भी हेलोएल्केन है, तो फिर से मैंने हेलोएल्केन का चैप्टर निकाला और उसमें से केमिकल प्रॉपर्टी निकाली, और वहां देखा कि सर ने इसकी रिएक्शन जब एल्कोहलिक क्यों से कराई है, तो क्या बनाए, समझ गए ना आप लोग। अब यहाँ पे ये एल्कोहल है, अब एल्कोहल है तो सर इसकी प्रॉपर्टी रिएक्शन जो P+I2 से हो रही है, तो मतलब ये जो है एल्कोहलिक केमिकल प्रॉपर्टी है। तो जहां से भी स्टार्ट हो रहा हो, जहां फंस जाओ, वो चैप्टर निकालो, वहां देखो सर ने किसके साथ रिएक्शन करवाई और क्या बनाए, बन के आ जाएगा अपने आप। और ये गारंटी है कि एक आध क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से तो नहीं बचेगा, लेकिन सारा नोट्स में लिख रखा है। तो दोबारा से लिखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 है, 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बना था बेटा हमारे पास, CH3COOH है ना। अब इसकी रिएक्शन जो हो रही है किससे हो रही है बेटा, PCl5 के बारे में तो मैंने कल ही बता दिया था आपको, क्या बनेगा A। उसकी रिएक्शन किससे हो रही है, बेंजीन से हो रही है, और किससे हो रही है बेटा, एनहाइड्रस AlCl3। जैसे ये दोनों दिख गए तो समझ में आ गया कौन सी रिएक्शन होगी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी। कौन सी होगी भाई, बेंजीन और AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं, है ना, या तो अल्काइलेशन या असाइलेशन। अल्काइलेशन कब होती है, जब अल्काइल हैलाइड होता है, असाइलेशन या फिर जब एसिड हैलाइड होता है। तो यहाँ देखने क्या बन के आएगा, इसके बाद यहाँ क्या बनेगा, बी बनना है ना, बी। अब बी बनने के बाद क्या कराना है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि RMGX है ना, और RMGX के साथ साथ यहाँ पे आई है, यहाँ पे Br, और यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस भी है, H3O+, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, ईथर, क्या बनेगा। अब तो रिएक्शन बहुत आसान हो गई, आपको पता है बेटा, रिएक्शन में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। PCl5 के बारे में कल ही बताया था कि PCl5 क्या होती है, एक न्यूक्लियोफाइल होती है, जो कि हमें क्या देती है, Cl देती है। Cl कैसे देगी सर, यहाँ से OH हटा देंगे और Cl लगा देंगे, तो जो कंपाउंड यहाँ बनेगा वो क्या बनेगा, CH3COCl, जो कि एसिटिल क्लोराइड है ना। अब इसकी रिएक्शन जो हो रही है किससे हो रही है बेटा, किससे हो रही है बेटा, बेंजीन से, है ना बेटा, और प्लस यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3। तो आपको बताओ रिएक्शन कौन सी होगी, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। कौन सी होगी बेटा, ये अल्काइलेशन होगी, असाइलेशन। उसमें क्या होता है सर, बेंजीन का एक जो हाइड्रोजन है ना, वो क्या करेगा, Cl के साथ क्या मिलाएगा, और ये ग्रुप यहाँ आ जाएगा बेंजीन के साथ, तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, C6H5COCl। ये कौन सा कंपाउंड है, बेंजो, सॉरी नो, ये कंपाउंड एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन कंपाउंड है वाला। कौन सा कंपाउंड है वाला, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। देखो जरा, यहाँ पे लिखा C2H5MgBr, ये लिख लिया। बताओ महक, यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्या पहचान है, क्या करता है ये, क्या करता है, सभी को पता है कि ये वाला पार्ट यहाँ पे नेगेटिव होता है, और ये क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप है कंपाउंड के अंदर, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में ये वाला कौन सा पार्ट है, और ये कौन सा है, नेगेटिव पार्ट किसको अप्रोच करेगा, पॉजिटिव किसको मिलेगा, नेगेटिव को। तो अब यहाँ पे जो कंपाउंड बनना चाहिए वो यहाँ पे इस तरह से होगा, बेंजीन यहाँ आ जाएगी बेटा, और यहाँ पे C, ऑक्सीजन को क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, MgBr, है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और कार्बन को क्या मिला बेटा, अभी कार्बन को मिला यहाँ पे इथाइल ग्रुप, यानी कि C2H5, और ऑलरेडी इसके पास क्या था, मिथाइल। अब क्या कराना है इसका, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस जब बेटा कराएंगे इसका, तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, पानी है ना, पानी के पास कितने पार्ट होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव पार्ट को हटाओगे तो क्या लगाओगे, पॉजिटिव लगाओगे ना, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ये बेंजीन होगी इस तरह से,
बेंजीन के बाद यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे क्या है, एक तो इथाइल ग्रुप है, इथाइल यानी कि CH2 CH3, और एक कौन सा ग्रुप था, मिथाइल, और साइड कंपाउंड जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, MgOH Br। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो सारे स्टूडेंट जो है घर से क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर भी क्वेश्चन जो रह जाएगा तो कल पूछेंगे, और कल